नाज़रीन, सवेरे पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कंवल। सुबह का आगाज़ करेंगे अच्छी बात के साथ, और आज की अच्छी बात यह है कि इंसान कितना ही ज़हीन हो, कितना ही अक्लमंद हो और कितना ही होशियार हो, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे हालात ज़रूर आते हैं, ऐसे मसाइब ज़रूर आते हैं जिनकी वजह से इंसान परेशान हो जाता है और कठिन हालात का मुकाबला नहीं कर सकता। तो ऐसे हालात में मामलात ज़िंदगी को समझने के लिए, मसाइल को हल करने के लिए जो हमारे बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, जो हमारे बाएतमाद लोग होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स, बहन भाई होते हैं, और तो और बहुत दफ़ा हमारे कुलीग्स होते हैं जिनसे हम मशवरे कर सकते हैं और जो हमें अच्छे मशवरे देते हैं। तो हम जब कहते हैं ना कि मशवरा भी एक अमानत है, और जो भी इंसान किसी को मशवरा दे तो उसे ये देते हुए ख्याल रखना चाहिए कि ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो दुरुस्त मशवरा दे, ना कि गलत मशवरा दे। तो इसलिए जब भी आप परेशान हो तो आपको चाहिए कि आप किसी बाएतमाद शख्स से मशवरा करें, लेकिन उसका ट्रस्टवर्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि गलत मशवरे दे देते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो लाइफ्स हैं, जिनसे मशवरा मांगा जाता है, तो वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो मशवरा एक अमानत है जिससे मशवरा तलब किया जाए, उसका फ़र्ज़ है कि वो अमानत पूरी जो है वो ईमानदारी से अदा करे और उसका हक अदा करे, ना कि गलत मशवरे दे। तो आगे बढ़ते हैं इसी बात के साथ और मौसम पर नज़र डालते हैं कि आज मौसम कैसा है। सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे और लाहौर के बारे में आपको बताएं कि कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। और आपको ये भी बताते चलें कि अब सर्दी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी वाक़ हो चुकी है और इस्लामाबाद का मौसम भी कुछ ऐसा ही है। कल बारिश हो रही थी, लेकिन आज सूरज निकल आया और कम से कम दर्जा हरारत वहाँ पर भी 11 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 19 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम कराची का रुख करें तो कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड, ज़्यादा से ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड किया जाएगा। कराची में भी अब आहिस्ता आहिस्ता गर्मी की शिद्दत बढ़ती जा रही है, ठंडा मौसम ख़त्म हो गया है। और अगर पेशावर की बात की जाए तो पेशावर में भी सर्दी कम होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता सूरज आज निकला हुआ है। 11 डिग्री सेंटीग्रेड कम से कम दर्जा हरारत रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसके बाद हम रुख करेंगे कोयटा का, तो कोयटा में पारा 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच गया है, सूरज निकला हुआ है और काफ़ी मौसम खुशगवार हो चुका है। जो तेज़ ठंड थी जिसकी वजह से जो है ना वो कहते हैं ना कि खून जमा देने वाली सर्दी थी, वो अब ख़त्म हो गई है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 13 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। इसके अलावा आज़ाद कश्मीर का रुख करेंगे तो आज़ाद कश्मीर में दर्जा हरारत 4 डिग्री सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। तो ये तो था मौसम कल, और मौसम अच्छा होता जा रहा है। अब गर्मी आने वाली है कुछ ही दिनों में, तो आपने अब गर्मियों की तैयारियां शुरू करनी है ताकि आप जो मौसम चेंज होता है ख़ास तौर पर उसमें अपना ख्याल रखें, उसमें जो बीमारियां होती हैं, जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उनसे बचें। तो आगे बढ़ते हैं और कुछ आपको एक और ख़बर शामिल करेंगे आपसे कि कहते हैं ना कि कुछ करने की लगन हो इंसान के अंदर, अगर जस्तुजू हो तो फिर वो इरादे अगर कर ले, पुख्ता इरादे हों तो फिर आगे बढ़ने में कोई भी बैरियर नहीं आता है। फैसलाबाद के एक होनहार तालिबा हैं जिनसे आपकी मुलाकात करवा रहे हैं, शानजा मुनीर, जिन्होंने खुदाए कुदरत की रंगीनियों को ना देखने वाले अफराद के लिए एक ऐसा जूता बना लिया है जिसकी वजह से वो बाआसानी चल फिर सकते हैं। और आपको ये भी बताएं कि ये जूता उन्हें रास्ता दिखाता है, लेकिन ये जूता बनाया किस तरह से गया है, क्या करता है, कैसे तैयार किया गया है, इसकी कॉस्ट क्या है और ये नाबीना अफराद की मदद कैसे करेगा। क्योंकि अभी तक तो हम यही कहते रहे ना कि जनाब स्टिक इस्तेमाल करते हैं और आप नाबीना अफराद उसको सहारा बनाकर चलते हैं, तो ये जूता कैसे मदद करेगा। फैसलाबाद चलते हैं, हमारी नुमाइंदा शहनाज महमूद इस वक्त शानजा मुनीर के साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये जूता तैयार किया है, उनसे बात करते हैं। तो शहनाज पूछिएगा शानजा से कि किस तरह ये जूता बनाया है, किस तरह ये फंक्शन करता है, ज़रा इसके बारे में कुछ बताइए।
जी बिल्कुल रमशा, जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तालिबा शांजा मुनीर, उसने एक कारनामा सर अंजाम दिया है जिसका दावा है कि पाकिस्तान में पहली बार उन्होंने क़ुव्वत बसारत से महरूम अफराद के लिए एक ऐसा जूता तैयार किया है कि अब नबीना अफराद की चाल ढाल ही बदलने वाली है। यानी अब वो नबीना अफराद का सहारा बनेगी टेक्नोलॉजी और ये जूते, और नबीना अफराद भी आम अफराद की तरह जो है चल फिर सकते हैं। तो ये है वो जूता जो शांजा ने तैयार किया है। इसके पीछे क्या टेक्नोलॉजी और ये किस तरह से काम करेगा, तो शांजा मुनीर से ही बात कर लेते हैं। शांजा, मुझे सबसे पहले बताइएगा कि जो काम छड़ी कर सकती है वो जूता भी करेगा या जूता उससे बढ़कर कुछ करेगा? मोटिवेशन क्या थी, आइडिया कहाँ से आया? जी, ये जूता जो है वो छड़ी से ज़्यादा बेहतर काम कर सकता है, क्योंकि अगर आप छड़ी जो है वो ब्लाइंड पर्सन लेके चल रहा है तो डेफिनेटली वो उसके सामने कोई चीज़ आएगी या कोई हर्डल आएगा, तो जब वो छड़ी से उस हर्डल को टच करेगा देन उसे पता चलेगा कि उसके सामने कोई चीज़ है, कोई हर्डल है। पर ये जूते की फंक्शनैलिटी कुछ इस तरह की है कि यानी 200 सेंटीमीटर के रेडियस में, मतलब अगर कोई चीज़ आ रही है तो 200 सेंटीमीटर्स पहले ही ये जूता उसे अलर्ट कर देगा कि आपके सामने कोई हर्डल आ रहा है। जी बिल्कुल रमशा, 200 सेंटीमीटर पहले ही हमें पता चल किस तरह से इन्हें ये आइडिया आया, मोटिवेशन क्या थी कि मैं एक जूता तैयार करूं, आइडिया कहां से अडॉप्ट किया इन्होंने? जी बिल्कुल रमशा, मैं इन्हीं से पूछ लेती हूँ। शांजा, मुझे बताइएगा कि आइडिया कैसे आया, मोटिवेशन कहाँ से लिया आपने, पहले हमें ये बताइएगा। बेसिकली आइडिया जो हमें आया है इन चीज़ों का, हम डिफरेंट हार्डवेयर्स को लेकर थोड़ा काम कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक ब्लाइंड स्टिक ऐसी रेडी की जाए कि जिससे उन्हें जो है ब्लाइंड पर्सन को हेल्प मिले कि हम इस तरह से चीज़ों को लेकर भी चल सकते हैं, मतलब वो पहले से ही हर्डल को जो है वो डिटेक्ट कर लें। पर फिर हमें जो है हमें अपने जो है सुपरवाइज़र हैं सर अली, उनसे ये चीज़ें सारी डिस्कस करी, उन्हें बताया कि हम इस तरह से ये चीज़ें करना चाह रहे हैं। जूता किस तरह से काम करेगा? वॉइस मैसेज देगा, आपने बताया वाइब्रेशन करेगा, और इसके अलावा अलर्ट भी जारी करेगा इमरजेंसी की सूरत में। वो ज़रा डिटेल में बताइएगा कि क्या फंक्शंस हैं इसके? इसके फंक्शन बेसिकली ये हैं, इसमें ऑन ऑफ बटन है, जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे इसके बटन को, तो ये एक वेलकम मैसेज देगा, डेट आई एम योर गाइडर अलीना, प्लीज़ वेयर द स्मार्ट शूज़। आफ्टर दिस मैसेज, जैसे ही ये 200 सेंटीमीटर के कॉन्टैक्ट में आएगा, किसी भी हर्डल के कांटेक्ट में आएगा, तो ये जो है ये एक मैसेज, वॉइस मैसेज जनरेट करेगा, प्लीज स्टॉप, हर्डल इज टू क्लोज। अच्छा, ये भी पूछिएगा कि ये जूता सेंटीमीटर के रेडियस में आएगा, जैसे जैसे वो कम होता जाएगा। ये जूता जो बनाया गया, एक तो इसका नाम क्या है और क्या ये चार्ज किया जाता है? जूता किस तरह से, जो इसमें पावर बैकअप कैसा है शनाज तक का रेडियस के साथ उस डिस्टेंस? जी बिल्कुल रमशा, ये जो जूता बनाया गया है इसको नाम दिया गया है स्मार्ट शूज़ फॉर ब्लाइंड पर्सन, और ये बिल्कुल चार्ज होता है। अभी इनिशियल इसकी जो टेक्नोलॉजी, इसके मुताबिक ये 4 घंटे तक जो है चार्ज होने के बाद चल सकता है। लेकिन जैसे कि शांजा ने हमें बताया है कि मजीद इस पर काम किया जा सकता है। वो ऑटोमेटिक चार्जिंग सिस्टम इनमें इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि जैसे जैसे ब्लाइंड पर्सन चलते जाएंगे जूता चार्ज होता जाएगा। जूते की लागत कितनी आई है तैयार करने में, और ये जूता जब मार्केट में अवेलेबल होगा ब्लाइंड पर्सन को कहाँ से ले सकते हैं, कितनी लागत लगी और कितने पैसों में मिल सकता है? जी बिल्कुल रमशा, इनिशियली तो ये एक एक्सपेरिमेंटल शूज़ है और दावा ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान में बिल्कुल पहली बार जो है ब्लाइंड पर्सन के लिए ऐसा काम हुआ है। इनिशियल कास्ट इसकी 10 से 12 हज़ार है, चूँकि ये एक तजर्बाती कास्ट है। तो शांजा से बात कर लेते हैं। शांजा, इसको कमर्शलाइज करना हो, क्या हेल्प चाहिए, किस तरह से ये आम ब्लाइंड पर्सन की पहुँच में आ सकता है? एक्चुअली हमें अगर कोई स्पॉन्सर करे तो हम लोग इसे आम जो लोगों तक जो है ब्लाइंड पर्सन जिनके लिए ये डिज़ाइन किया गया है उन तक हम इसे पहुंचा सकते हैं। और इसकी कॉस्ट जो जैसे कि आपने बताया 10 to 12 मैंने आपको बताया था पहले इतनी है, पर यह है कि जब एक लार्ज स्केल पे एक चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है, इसकी प्रोडक्शन होगी, तब ये इसकी कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा मिनिमाइज़ हो जाएगी। और ये है कि टेक्नोलॉजी इसकी और ज़्यादा बेहतर तरीके से हम इसको मैनेज कर पाएंगे। तो मज़ीद इसमें क्या आपके फ्यूचर प्लान क्या है कि इस जूते को लेकर क्या करने जा रही हैं, क्या तहलका मचाने वाला है ये जूता? बेसिकली हम इसको और ज़्यादा एडवांस लेवल पर लेके जाना चाह रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेल्फ चार्जिंग पे जाएगा, हमें चार्ज करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे जैसे वो ब्लाइंड पर्सन वॉक करता जाएगा तो ये चार्ज होता जाएगा। जी बिल्कुल रमशा, इस जूते की खास बात मैं ये भी बता दूं कि इनके साथ और कौन कौन लोग थे जिन्होंने उनकी मदद की है, ग्रुप मेंबर्स कौन थे और कितने लोगों ने मिलकर इसके ऊपर काम किया है?
जी बिल्कुल रमशा, यहाँ पे ये जूते की ख़ास बात ये है कि इसमें जो है ट्रैकर सिस्टम भी लगा हुआ है, यानी ब्लाइंड पर्सन के घर वाले अगर इसको स्मार्टफोन के साथ अटैच करते हैं तो वो उसकी पोजीशन, उसकी लोकेशन भी ले सकते हैं। तो जो आपका सवाल था, मुझे बताइएगा रमशा, ये काम आपका अकेले का है, वन एंड ओनली है, या इसके पीछे कोई टीम वर्क है? किन किन लोगों ने मिलकर ये एक इन्वेंशन की है, इनोवेशन की है? एक्चुअली ये एक टीम वर्क है। मैं अकेली तो इन चीज़ों को सारी हैंडल नहीं कर सकती थी। मेरे सुपरवाइज़र हैं, मैं डॉक्टर मरियम हैं, सर अवैस अली हैं। तो जब जब मुझे हेल्प की ज़रूरत पड़ी है तो मैंने जो है अपने टीचर से कांटेक्ट किया है, और मेरे टीचर्स इतने फ्रेंडली हैं, मतलब इन्होंने हर तरह से मेरी मदद की है। चाहे वो इसमें कोई जूता कहीं रिकॉग्नाइज हुआ, माना गया, किसी एग्जीबिशन में लेके गई या कुछ ऐसा हुआ तो आप मुझे बताइएगा। जी रिसेंटली हम लोग एक एक्सपो में गए हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में था, पैस्टिक की तरफ से ऑर्गेनाइज हुआ था। तो वहाँ पे मैंने इन्हें डिस्प्ले किया है। डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ और डिफरेंट कॉलेजेस के टीचर्स थे जो थे वहाँ अवेलेबल थे, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया है, और मैंने वहाँ से जो है विन भी किया है। ठीक है, तो शानजा, हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि जो आपने तैयार किया है जूता, इसमें मजीद जो है आप जो है मॉडिफिकेशन लेकर आएँ और इसको मजीद बेहतर करें, और जल्द अज जल्द ये मार्केट में लोगों को दस्तियाब होना वेरी चीप प्राइस, ताकि लोग इन्हें अवेल कर सकें। और वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू कि आप लोग पाकिस्तान का टैलेंट है जो नई नई और क्रिएटिव चीज़ें लेकर आते हैं और पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन करने की किसी ना किसी तरह से कोशिश करते हैं। आगे बढ़ेंगे, और जब हम बात करते हैं ना कि पाकिस्तान में टैलेंट होने की, मोटिवेशन होने की, तो नौजवान तबका जो है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि नौकरियां ना मिलने के बाइस बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं। तो आज हम एक ऐसा सेगमेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं कि एक तो उससे नौजवानों को मोटिवेशन मिलेगी कि आया अगर नौकरियां नहीं है तो फिर वो क्या मुतबादिल उसका ढूंढ कर कोई कारोबार कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। तो एक ऐसे हम आपसे यहाँ पर जो हमारी मेहमान हैं उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे कि वो एक ऐसी बासर खातून है, एक बड़ी बिजनेस वुमन है, जिन्होंने ना सिर्फ अपने आप को इस्टेब्लिश किया, पाकिस्तान की मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर एक बड़ी जो है वो फार्मा को इस्टेब्लिश किया और मेडिकल के हवाले से खासा काम किया है, मेडिकल की दुनिया में नाम कमाया। आपके बारे में बताएं कि माजी में वुमेन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की चेयरमैन भी रह चुकी हैं, और कारोबार उन्होंने कहाँ से शुरू किया, कैसे इस कंपनी को इस्टेब्लिश किया, इन तमाम चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और आइंदा जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए मोटिवेशन क्या हो सकती है। वेलकम करेंगे डॉक्टर शैला जावेद अकरम साहिबा को, जो कि CEO हैं डॉन वैली फार्मास्यूटिकल की। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया। मोस्ट वेलकम, आपका आने का बहुत शुक्रिया। अल्फाज के साथ आपने इंट्रोड्यूस कराया। सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि कितना टाइम हो गया ये डॉन वैली को इस्टेब्लिश किए हुए, और कितना अरसा लगा डॉन वैली को डॉन वैली बनाने में? देखिए, मैं जब पाकिस्तान आई हूँ 85 में जी, तब मैंने तो एक छोटा सा काम शुरू किया, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू की। सही। बिकॉज बच्चों की वजह से मैं गवर्नमेंट का जॉब, बेशक बहुत दिल था मेरा, लेकिन मैं नहीं कर सकी, वो मुझे सूट नहीं कर रहा था बच्चों के साथ, तो वो छोड़ दिया, वो एक ख्वाहिश कि गवर्नमेंट में भी कुछ करना है। सही। तो उस दिन से देन आई एम प्राइवेट, और मैंने वो अपना क्लिनिक पहले चलाया, और उसके बाद जो पहला कदम उठाया, बोल्ड स्टेप वाज कि हम एक अपना सेटअप बनाएं और एक छोटा हमने अस्पताल बनाया। सही। और वो हॉस्पिटल से हमने अल्लाह का शुक्र है बहुत मेहनत की, वो हमारा पहला सेटअप था मेरा, और उससे बहुत नाम कमाया। उससे जितनी सर्विसेज आप अच्छी दें पब्लिक को, पब्लिक उतना ही वो आपको अप्रिशिएट करती है, प्रोवाइडेड आप सही सर्विसेज दे रहे हो। तो उसके बाद जब वो चल पड़ा और सेट हो गया, तो फिर सोचा कि अब डाइवर्सिफाई करना चाहिए मुझे। सही। तो चूँकि मेडिकल का ही था मेरा शुरू से एटीट्यूड, तो फार्मास्यूटिकल की तरफ ध्यान दिया। शुरू जब मैंने किया तो तब इतने रूल्स एंड रेगुलेशंस मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के इतने सख्त नहीं थे, तो वो मैंने रेंटेड प्रॉपर्टी ली पीको रोड पर, और वहाँ पे मैंने ये स्टार्ट किया रेंटेड बिल्डिंग में। तब गवर्नमेंट के भी इतने नहीं थे, गवर्नमेंट भी तब सपोर्टिव थी कि आप खोलो इस फार्मास्यूटिकल्स को। बहुत देर की बात है, अबाउट 30 ईयर्स। सही। 30 साल हो गए। उसमें जब छोटी सी फैक्ट्री जब मैंने रेंट की अबाउट 4 कनाल की थी, तो उसमें ये दवाइयाँ शुरू कर दी और रजिस्ट्रेशंस हो गई। खैर उसको मेंटेन करना भी बड़ा मुश्किल था, जाहिर सी बात। छोटी जगह थी, एक्सपेंड नहीं कर सकते थे, सेक्शंस नहीं बना सकते थे, लेकिन स्टार्ट में तो ये ठीक था, आई मीन फिजिबल था, इतने जितने पैसे होंगे उतना ही काम करेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। तो उसके कोई अबाउट 4-5 ईयर्स के बाद गवर्नमेंट के भी कुछ आने शुरू हो गई,
डायरेक्शंस के अपनी जगह होनी चाहिए, मतलब ये गवर्नमेंट के अब डायरेक्शंस बड़ी सख्त हैं। सही। फिर डायरेक्शंस आ गई कि एक कितना मिनिमम कितनी जगह होनी चाहिए, तो उसके मुताबिक हम थोड़े मिसफिट तो हो ही जाना था ना हमने और कुछ सालों में, अगर हम ये ना करते। तो फिर मैंने एक लैंड खरीदी फिरोजपुर रोड पर, और उस लैंड को पहले तो जैसे जितने ग्रेजुअली किया, बिकॉज मैंने कोई ऐसा इनहेरिटेड अमाउंट नहीं था मेरे पास कि मैं कभी मुझे कोई मिला है कुछ तो मैं उसको बेच के बनाऊं या इस तरह करूं। वो जो मैं कमा रही थी उसी को आगे लगा रही थी। ठीक। तो लैंड जो लिया फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाया। तो इस वक्त मेरी जो फैक्ट्री है वो है 12 एकड़ पर। ज़बरदस्त। एंड इट्स अ ह्यूज फैक्ट्री, और इसमें मेरे हैं 16 सेक्शंस, और जितने सेक्शंस हों उतनी आपकी स्ट्रेंथ होती है। ऐसे ही है, बिल्कुल। तो सेक्शन, एक सेक्शन मतलब ये होता है कि एक सेक्शन इज़ ए मिनी फैक्ट्री, एक सेक्शन कंप्लीट एक फैक्ट्री होती है। इस वक्त इन अ वे आई हैव 16 मिनी फैक्ट्रीज इन अ फैक्ट्री। वाह, ज़बरदस्त। तो आपने तालीम मेडिकल की हासिल की कहाँ, पाकिस्तान में पढ़ा या मुल्क से बाहर पढ़ा? मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट हूँ, और उसमें तब जब मुझे दाखिला मिला तब सिर्फ 6 लड़कियों को दाखिला मिलता था। तो उस कंपटीशन शुरू से ही जैसे होता है ना कि एक कंपेटिटिव माहौल में ही रहे हैं। बिल्कुल। तो ये तो फिर उसके बाद मैं इंग्लैंड चली गई थी। ये सारे काम, क्योंकि आपने बताया कि 16 यूनिट्स हैं आपकी एक फार्म के अंदर, और 16 यूनिट इज सेल्फ कंपनी फैक्ट्री, ये सारा कुछ अकेले मैनेज करती है या आपके साथ और लोग भी हैं, फैमिली मेंबर्स हैं? कौन लोग आपको सपोर्ट करते हैं आपके साथ काम में? अकेले। कहते हैं ना कि कामयाब मर्द के पीछे तो किसी औरत का हाथ होता है, आज कामयाब औरत के पीछे किसका हाथ? ऑब्वियसली देखिए, जब आप काम करती हैं तो जो मैं नहीं कहूँगी कि सिर्फ एशिया में ये प्रॉब्लम है या पाकिस्तान में ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही नहीं कहूँगी, एक एटीट्यूड है हमारे मेल काउंटर पार्ट्स का। वो एटीट्यूड ये है कि उनकी रजामंदी बड़ी ज़रूरी है। ऐसे ही है। और वो हर बात में आपको एग्रीमेंट चाहिए। जैसे आपने अगर घर से एब्सेंट भी रहना है, लॉन्ग आवर्स जैसे आपके वर्किंग आवर्स हैं, तो द हस्बैंड या द फादर या द पेरेंट्स हैव टू बी एग्रीएबल। आप ये देखिए ना, अनलाइक द मेन बॉयज़ जिनको एग्रीमेंट नहीं चाहिए, अगर वो चले जाएंगे तो बस अच्छा मैं बिजी हूँ, मैं तो काम कर रहा हूँ। जी, ये बात है ना। तो हम लोगों को ये एग्रीमेंट लेके चलना है जो हमें डिसिप्लिन भी रखता है। अगर इसकी पॉजिटिव एटीट्यूड एस्पेक्ट देखें तो हम डिसिप्लिन भी रहते हैं, इसलिए हम आंसरेबल हैं, और आंसरेबल जब बंदा हो तो वो डिसिप्लिन रहता है। बिल्कुल ऐसे। दिस इज व्हाट आई बिलीव। हम आंसरेबल टू अल्लाह हैं तो हम डिसिप्लिन। बिल्कुल ऐसा ही है। इसी तरह अल्लाह ने ये निज़ाम बनाया कि आंसरेबल टू योर हस्बैंड और फैमिली तो डिसिप्लिन रहती हैं। तो वो जो है ना, दैट एटीट्यूड मुझे बड़ी खूबसूरत शक्ल में मिला मेरे हस्बैंड में। तो ही इज़ ऑलवेज वेरी सपोर्टिव माशाल्लाह, और बहुत ज़्यादा, मतलब दो आई डू टेल हिम एज अ हैबिट, लेकिन आई हैव फुल फ्रीडम। बिल्कुल, कि मैं अपना जैसे काम करना चाहूँ। ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, आपको फ्रीडम देते हैं, तो ही आज जो है ना आप इतने माशाल्लाह इतने एस्टेब्लिश हैं और इस मकाम पर हैं। तो आपसे पूछेंगे कि कामयाबी का फॉर्मूला नौजवानों के लिए जो है किस तरह से मोटिवेशन मिल सकती है कि वो काम करें, जैसे आपने बताया ना छोटे से बड़े तक आपने इसको पहुँचाया। इस पर मजीद भी बात करेंगे, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। देखते रहिए सब सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। तो हम बात कर रहे हैं कि डॉन वैली जो फार्मास्यूटिकल है उसने कैसे तरक्की की। तो मैम, ज़िंदगी में कामयाब होने का फार्मूला, इतनी कामयाबियां आपने देखी हैं, क्या फार्मूला है कि कामयाब हो सकते हैं? आपने बताया कि छोटे से स्टार्ट करके और आज इतनी बड़ी जो है ना वो आप कंपनी रन कर रही हैं। मैं आपको कामयाबी तो बाद में बताऊंगी, मैं बताऊं कि मसले मसाइल तो हर काम में आते हैं, लेकिन ये जैसे आप बार बार कह रही हैं कि यंगस्टर्स को मैं मोटिवेट करूं, तो यंगस्टर्स को ये भी आइडिया होना चाहिए कि नथिंग इज़ स्मूथ। ऐसे मतलब हर एक में कोई ना कोई ऑब्स्टिकल्स होती हैं। जब मैंने अपना लाइसेंस के लिए जब शुरू में लाइसेंस अप्लाई किया टू द गवर्नमेंट, तो जो कंपेटिटर्स थे मेरे उस वक़्त फार्मास्यूटिकल में, आई वोंट नेम देम, उन्होंने मेरा लाइसेंस पास होने से रोक लिया।
अच्छा। सो वो था एक बहुत बड़ा एक ड्रॉप, Hurdle बिकॉज मैं था। सब कुछ लगा चुकी थी ना इंडस्ट्री पे, मतलब वो जो किराए की ली थी उस पर पैसे तो लगे थे ना, वो रोक दिया। खैर दैट वाज लाइक अ वेरी बिग ब्लो, और वो बहुत मुश्किल से उसी दिन फिर खैर हम कोशिश करके बाय इवनिंग हमारा एक्सेप्ट हो गया, लेकिन वो जो 4-5 घंटे थे ऑफ रिफ्यूज़ल और पोस्टपोनमेंट, वो बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है कि बिल्कुल लगता है कि सब कुछ कम डाउन टू, हाँ, डाउन द ड्रेन्स। तो ये जो चीज़ें हैं ये हर वक्त होती रहती हैं कि आप सोचते कुछ हो और फिर, लेकिन यू हैव टू बी ऑलवेज वेरी प्रिपेयर्ड कि फॉर कि कोई ना कोई ऑब्स्टिकल आ भी सकता है। अब इसमें जो है जब मैंने बनाया तो एक तो मैंने जैसे आपको मैंने बताया कि मैं टोटली सिंगल हैंडेड इसमें थी, बिकॉज माई हस्बैंड हैज़ ऑलवेज बीन इनटू गवर्नमेंट सर्विस। वो ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड कि भाई, और ना वो काम, उनके पास टाइम भी नहीं था फ्रेंकली कि भाई वो सोचें भी इसके बारे में। तो मेरा टोटली ये था और डिपेंडेंट ऑन मी। तो टाइम बहुत लगता है इन चीज़ों को चलाने में, और फिर बच्चे उस वक्त छोटे होते हैं और अब बड़े हैं ना, लेकिन उस वक्त तो छोटे ही थे। स्ट्रेस में भी खवातीन चली जाती हैं। अगर मैं खुद अपनी बात करूँ कि अगर मैं देखती हूँ कि अगर मुझे लेट हो रहा है, मैं चीज़ों में जरा वो ज़्यादा स्टक हूँ, तो वो एक एंजाइटी शुरू हो जाती है कि नहीं यार बस ये अब कैसे होगा, बस ख़त्म करना है और बस मुझे जाना है। तो ये कैसे मैनेज करती हैं इस इमोशनल स्ट्रेस को? जब बच्चे छोटे थे, जब आपने स्टार्टअप ले रही थी, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, ये सब आपने कैसे मैनेज? देखिए मैं आपको बताऊँ रमशा, ये देखें जो टाइम है ना आपके पास, वो जब बच्चे छोटे होते हैं तो टाइम आपके पास बहुत लिमिटेड होता है। टाइम वही होता है जो जब वो स्कूल में है, सो अर्ली स्टार्ट एंड उनके साथ वापस आ जाओ। बट आई वुड स्टार्ट लाइक वेरी अर्ली, आई एम स्टिल अ वेरी अर्ली राइजर। वो जैसे आप 6 बजे बच्चों के साथ उठ के खुद भी तैयार हो रहे हो, बच्चों को भी तैयार कर रहे हो स्कूल के लिए, और फिर उनके साथ ही आप जैसे स्कूल में नहीं आ जाते, फैक्ट्री में पहुंच जाते हैं, और फिर बस 2:30-2 बजे निकल जाना है, बस अब निकलना है, बच्चों को पिक करना है। ये भी बड़ा मसला है कि ड्राइवर्स पे बच्चों को छोड़ा नहीं जा सकता, खुद पिक करो, और एक जिम्मेदारी जो हमने अपने ऊपर ले ली हुई है कि सब कुछ खुद ही करना है बच्चों का। तो ये भी एक बहुत बड़ा एक चैलेंज ही होता है ना। मसला तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन चैलेंज तो है, बिल्कुल चैलेंज। फिर उनको लेके फिर उनको आना, फिर सारा कुछ का, फिर मैंने फाइनली ये किया कि शुरू में फैक्ट्री में जब छोटी थी तो मैनेजेबल थी। अब तो खैर बच्चे भी बड़े हो गए हैं, अब मैं जितना मर्जी टाइम लगाऊं, तो वो जो था ना इवनिंग में मैं प्रैक्टिस भी करती थी अपना प्रोफेशन। तो मैंने अपने क्लिनिक में एक इनका प्ले रूम और स्टडी रूम बनाया था बच्चों का। तो वो मेरे साथ ही होते थे। सही। बस घर से आए, वो रेस्ट किया, जो भी किया, और उसके बाद क्लिनिक, और क्लिनिक में इनके 2 रूम्स बने हुए थे। सही। तो वहाँ पे निगरानी में ही वो पढ़ते थे और खेलते थे जो भी, और मैं क्लिनिक कर रही होती थी। मेरा क्लिनिक तब था भी बड़ा बिजी। और सबसे अच्छी बात है कि बच्चे आपके नेग्लेक्ट नहीं हुए, वो बच्चों को कहते हैं ना साथ। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है, हाउ यू फाइंड आउट वेज। मेरा ये तरीका था, किसी और का कोई और तरीका होगा, किसी के कोई अपने वालिदैन के पास छोड़ाते हैं, बट देयर इज ऑलवेज अ हेल्प, ऑलवेज अ सॉल्यूशन। ये अल्लाह ताला रास्ते जरूर निकालता है। ये कभी नहीं है कि सॉल्यूशन। जब हम ये बात करते हैं ना कि नौजवानों की, अब सबसे बड़ा इशू ये है कि एक तो नौकरियां बहुत कम हैं इस वक्त, जो हालात हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से पास आउट हो रहे हैं, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, एंजाइटी बढ़ती जा रही है, डिप्रेशन बढ़ा है सोसाइटी के अंदर। लेकिन बहुत सारे लोग, अभी हमने कुछ नौजवानों से मुलाकात भी करी, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो अपने स्टार्टअप्स ले रहे हैं। पाकिस्तान स्टडी आई कि पाकिस्तान जो स्टार्टअप्स हैं वो बहुत ज़्यादा आउटस्टैंड कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये एक रिसर्च अभी करंटली आई 2019 के एंड में, तो उनको काफ़ी ज़्यादा मकबूल वो स्टार्टअप्स हो रहे हैं। तो कैसे नौजवान स्टार्ट कर सकते हैं? क्योंकि सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि बिजनेस करना है तो वी नीड अ ह्यूज अमाउंट, एक इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। तो क्या छोटे से भी बिजनेस हो सकता है? बिल्कुल। देखिए रमशा, एक तो ये है कि जैसे मैंने स्टार्ट किया तब ये इनक्यूबेटर्स और स्टार्टअप्स नहीं थे जी। आपको पता है अब तो कॉलेजेस में हायर एजुकेशन ने बहुत ज़्यादा फैसिलिटेट किया है, और अब कॉलेजेस प्राइवेट ने खुद भी शुरू कर दी इनक्यूबेटर्स एंड स्टार्टअप्स, और सब फैसिलिटीज शुरू हो गई हैं। तब हमारे ज़माने में नहीं था, हमें सारा कुछ खुद ही सोचना था, खुद ही करना था, खुद ही जो वो टूटा फूटा बिजनेस प्लान बनाना था, और सब कुछ इस तरह ही चलता था। तब सब सोल्यूशंस बहुत थोड़ी थी। अब के जैसे जैसे हमारी, जैसे एक तरफ हमारी हार्ड लक है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट अवेलेबिलिटी कम हो रही है, एक गुड लक ये है कि इसका ऑल्टरनेटिव भी गवर्नमेंट ने दे दिया है कि आप इंक्यूबेट करो अपने आइडियाज़ को, आप स्टार्टअप्स में जाओ और आप कॉलेजेस में शुरू कर दो काम,
यू नो कॉलेजेस में फर्स्ट सेकंड ईयर से ये इनको हम मोटिवेट कॉलेजेस करने शुरू कर देते हैं यंगस्टर्स को कि आप अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करो और लैब्स में जाओ और चीज़ें बनाओ और सोचो एंड थिंक अबाउट द थिंग्स एंड न्यू आइडियाज़। इसी वजह से हमारा ये इतना एक हार्ड लक है पर एक गुड लक भी है कि नाउ दे आर ब्रेनस्टॉर्मिंग, जो अपनी इनर उनकी कैपेबिलिटीज़ है ना वो अब शो कर रहे हैं इन देयर इन्वेंशंस, विच इज़ वेरी गुड। बट द ड्रॉबैक दैट आई फील नाउ इज़ कि बच्चे हमारे बहुत इनोवेटिव हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं ना पाकिस्तान के, अभी तक वो इतने मोटिवेटेड नहीं हुए कि वो इनको अपनाएं जैसे बाकी दुनिया में है। तो मैं ये हर वक्त हमारा जो चेंबर है, जैसे हमने बताया वुमेन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारे अपने भी वुमेन इनक्यूबेटर्स बन गए हैं और अपने भी स्टार्टअप्स बन गए, हमें गवर्नमेंट ने बना के दिए। हमारी इन्हीं बातें सुन के कि भाई हम भी कुछ कर सकते हैं, चले कुछ हो रहा है। हाँ जी, लेकिन आई वुड स्टिल मतलब जैसे हम इस वक्त हम बैठे हुए हैं फॉर द पब्लिक, तो वो एक है कि वी शुड ऑल बी मोटिवेटेड। हम इनमें हमें इंटरेस्ट लेना चाहिए इनकी इनोवेशंस में और इनका हैंड होल्डिंग करनी चाहिए। जो चीज़ पसंद आए उसमें आप अपने पैसे डालें ताकि वो चीज़ आगे ग्रो करे। एक और चीज़ बड़ी होती है कि जब भी हम अगर किसी भी कैपेसिटी में कोई शख्स बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जी फियर जो होता है कि ये इस्टेब्लिश हो जाएगा, ये कामयाब होगा नहीं होगा, या जो मैं जैसे आपने भी कहा कि इतनी इन्वेस्टमेंट कर दी और लाइसेंस नहीं मिला तो डीप शॉक क्या भी क्या होगा। हाँ तो कैसे इसको मैनेज करते हैं कि जनाब ये जो हम काम कर रहे हैं इसमें नुकसान भी हो सकता है, या कितना अरसा लगता है एक प्रोडक्ट को डिलीवर करने में? देखिए रमशा, ये बात कि जी कोई गारंटी मैं दे दूं किसी को कि जी आपको कोई नुकसान नहीं होगा, दिस इज नॉट अ पॉसिबिलिटी। सही, हार्ड वर्क ऑलवेज पेज, आई बिलीव इन दिस। ऐसे ही अगर आप मेहनत करते रहेंगे और आप हर बात का बैठ के पॉजिटिवली सोल्यूशन निकालेंगे। जैसे मेरा लाइसेंस जब कैंसिल हुआ तो मैं रोना नहीं शुरू कर दिया। आई वॉज लाइक हेड स्ट्रॉन्ग देयर टू फेस इट एंड फाइट इट। तो यू नो ये बात होती है कि आप अपने आप को पॉजिटिव रखें एंड थिंक पॉजिटिवली। जो भी ऑब्स्टिकल आया ना, हल भी उसका होता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि कोई मुश्किल आई है तो उसका सोल्यूशन नहीं है, बट ऑलवेज थिंक पॉजिटिवली। और जैसे आपने बताया कि इन्वेस्टमेंट बैंक बात करी थी, मैं और भी बताती चलूँ कि स्टेट बैंक ने और ये पिसिक ने, पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन ने बहुत सारे लोन्स देने शुरू कर दिए इन्हीं बच्चों यंगस्टर्स के लिए। और बहुत ऑन बिजनेस प्रपोजल्स। उसमें ये नहीं है कि आपने बिजनेस सेट करने तो आपको पैसे मिलेंगे। ऑन बिजनेस प्लान्स एंड प्रपोजल्स आप बनाएं, आप अपना आइडियाज़ बताएं, आप बताएं कि आप क्या कर सकते हैं। उनसे बातचीत आपसे करेंगे। आप अगर उनको खुद आप पे कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो वो आपको आगे लेके चलेंगे। दिस इज़ अनदर वेरी बिग फैसिलिटी। सो यंगस्टर्स को चाहिए कि जब कोई बिजनेस स्टार्ट करने का सोचें तो उसको स्टडी करें। बिल्कुल ऐसा ही है। ये नहीं है कि बस चूंकि अपनी विश पर के जी बस मैंने तो आर्टिस्ट ही बनना है तो मैंने बस यही काम करना है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग अप्रोच। सही, आप अपनी जो भी है ना इमोशंस एक तरफ रख के आप अपने आइडियाज़ की वेटेज भी करें। सही, कि क्या उसकी मार्केट है। बिल्कुल ऐसे ही। ये मेरा ख्वाहिश है। हाँ, अब जब आप किसी भी मैदान में उतरते हैं, किसी भी फील्ड में उतरते हैं, तो आपको उसके लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए ताकि आप डिलीवर कर सकें। और जैसे कि अभी कह रही थी कि हर तरह के हालात का मुकाबला करना सीखें, चाहे वो मर्द हो, चाहे वो खवातीन हो, चाहे वो हमारी नौजवान नस्ल हो, तो ही वो आगे बढ़ सकते हैं और कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आप आई और बड़ी ज़बरदस्त मोटिवेशन मिली। और ये हमारे नौजवानों के लिए ही है, ये इंस्पिरेशन है कि जिन्होंने खुद अपने आप को स्टैब्लिश किया है और आज पाकिस्तान भर में उनका एक मकाम है और वो पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हम आगे बढ़ेंगे और कुछ ज़रा बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंज की। तो स्टॉक एक्सचेंज की अगर सूरत हाल आपको बताएं तो पिछले 2 हफ्ते से मंदी का रुझान है और इस दफ़ा मार्केट की क्या सूरत हाल है, कितनी बेहतरी आ रही है, क्या सूरत हाल है, उस पर बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे शिराज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। तो शिराज बताइएगा, आज के दिन का आगाज़ स्टॉक एक्सचेंज में कैसा रहा? जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में और कारोबारी हफ्ते का आज तीसरा रोज़ है, जिसके आगाज़ पर ही मुस्बत रुझान देखा गया और इंडेक्स 250 से ज़ायद पॉइंट्स इजाफे के बाद 40,000 पॉइंट्स की जो सतह है वो अबूर करने में कामयाब हो चुका है। गुज़िश्ता रोज़ भी मार्केट में 400 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा देखा गया था, जबकि पीर के रोज़ मार्केट में 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी देखी गई थी। ये सिलसिला मुसलसल जारी है। मार्केट में उतार चढ़ाव का जो सिलसिला है वो हम मुसलसल देख रहे हैं। गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कोई वाज़े फ़र्क
तो नज़र नहीं आ रहा। मार्केट 40 से 41,000 पॉइंट की सतह पर ही ट्रेड होती हुई देखी जा रही है। स्टॉक ब्रोकर्स के मुताबिक जो गैर यकीनी की फ़िज़ा है, इसके अलावा IMF से जो मुज़ाकरात हो रहे हैं पाकिस्तान के, इसके अलावा जो मईशत के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, ख़ास करके वज़ारत ख़जाना और FBR चेयरमैन के हवाले से, उससे काफ़ी ज़्यादा जो है वो मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ा। इसके अलावा क्योंकि बजट करीब है, उसमें कुछ डिसीजंस आने हैं। इसके अलावा जो शरह सूद जो बरकरार रखा गया 13.25%, उस पर भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात रहे सरमायाकारों को, क्योंकि उम्मीद की जा रही थी कि इसमें कुछ कमी लाई जाएगी। तो ये ओवरऑल सिचुएशन जो है मार्केट की, वो गैर यकीनी की जो सूरत हाल है उसमें कुछ इजाफा किया है, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि मार्केट में कोई बड़ा जंप या कोई बड़ी गिरावट नज़र नहीं आ रही। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया शिराज, आपने हमें इस हवाले से अपडेट किया। जो सूरत हाल है इकॉनमी की, वो अभी यही बात की जा रही है कि जैसे कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि बेहतरी नज़र आएगी, मार्च अप्रैल तक कहा जा रहा है, तो क्या इम्कानात हैं, क्या कहा जा रहा है, इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ इकॉनमिस्ट आबिद करीम सुरैर साहब मौजूद हैं, वेलकम करते हैं शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक है जी, वालेकुम सलाम, आई एम फाइन, थैंक यू। आबिद साहब, एक तो सबसे पहली बात ये कि ये जो हम पाकिस्तान की इकॉनमी की बात कर रहे हैं, अभी कल भी इजलास हुआ, इमरान खान साहब ने कहा कि 10 अरब रुपए की सब्सिडी दी जाएगी और वफाकी काबीना ने मंजूरी भी दे दी है इस हवाले से। तो कुछ रिलीफ मिलने जा रहा है आवाम को, या ये एक टेम्प्रेरी सॉल्यूशन की तरफ आप देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो डेफिनेटली एक फायर फाइटिंग करना थी, चूँकि जो नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज़ हैं, गंदम और चीनी वगैरह, जिस तरीके से उनकी कीमतों में इजाफा हो रहा था, बिल्कुल वहाँ पे फौरी तौर पे सलूशन तो ये था कि एक रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया जाए, और उसके बाद पॉलिसी मेजर्स लेना होंगे ताकि इन कीमतों को कॉन्टीन्यूसली कंट्रोल रखा जा सके। सिर्फ इसमें जो कैविएट है वो ये है कि पहले भी गंदम और चीनी की कीमतें जो हैं वो लूज और या वीक एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की वजह से बढ़ी थी। उसकी वजह यह नहीं कि उनकी कोई पैदावारी लागत बढ़ गई थी या कोई शॉर्टेज थी। तो इसी तरीके से अब यूटिलिटी स्टोर में जो रिलीफ दिया जाएगा, देखना होगा कि डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ का जो मॉनिटरिंग कमेटीज़ का जो अनाउंस किया है कबीना ने, वो कितनी एक्टिव होती हैं। अगर तो वो एक्टिव होंगी तो यकीनन यूटिलिटी स्टोर्स पे थोड़ा रिलीफ मिल सकेगा, वरना हम देख चुके हैं कि ये तो वो मुल्क है यहाँ पे सैलाब ज़दगान के लिए आने वाली अमदाद या ज़लज़ला ज़दगान के लिए आने वाली अमदाद भी ओपन मार्केट में सेल हो रही होती है। तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस जो है वो बहुत मैटर करेगी कि क्या बाकी रिलीफ जो है हकदारों तक पहुँचेगा या यूटिलिटी स्टोर से सारी इन्वेंट्री जो है वो ओपन मार्केट में सेल हो रही होगी। बिल्कुल, तो रमज़ान के हवाले से भी प्लान यही किया जा रहा है कि रमज़ान में 5 अरब मिलेंगे, इस पर आवाम को सब्सिडी दी जाएगी। यकीनी तौर पर कहा तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हम देखते हैं कि मार्केट में जिस तरह अशिया फ़रोख्त हो रही होती है तो उस पर आवाम को ऐसा कोई रिलीफ नहीं मिल रहा था। अभी चीनी की बात की जाए तो चीनी में भी कहा है कि 68 किलोग्राम के हिसाब से 1 लाख टन चीनी फराहम की जाए ताकि वो यूटिलिटी स्टोर्स में अवेलेबल हो और लोगों को मिल सके। और हम इसके बरक्स सूरत हाल देखते हैं कि जब ये खबरें आती हैं तो यूटिलिटी स्टोर से चीनी भी गायब हो जाती है, आटा भी गायब हो जाता है। जी, ये वही है ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की मैं बात कर रहा हूँ। तो यकीनी तौर पे मुझे प्राइम मिनिस्टर की जो इंटेंशंस हैं उन पे किसी कोई डाउट नहीं है, लेकिन डिलीवरी जो है वो लोकल गवर्नमेंट पे, लोकल लेवल पे होनी है, और वहाँ पे इस वक्त हमें मॉनिटरिंग जो है वो स्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है हुकूमत को, अगर बाकी रिलीफ जो है प्रोवाइड करना चाह रही है। सही। अच्छा, एक और ख़बर ये भी है कि अब इसे कैसे देखते हैं आपकी नज़र में कि पाकिस्तान और चीन ने बाहिमी तिजारत के लिए डॉलर पर इन्हिसार ख़त्म करने का फैसला कर लिया है। अब जो ट्रेड होगा पाकिस्तान और चाइना के दरमियान वो युआन में होगा, यानी चाइनीज़ करेंसी में होगा। तो वफाकी काबीना ने भी इस हवाले से मंजूरी दे दी है। आप कैसे देख रहे हैं आबिद करीम साहब, इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या होंगे पाकिस्तान की इकॉनमी पे? देखिए, ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट है ये तो पिछले कई सालों से इफेक्टिव है, और इसको थोड़ा सा मज़ीद स्ट्रेंथन किया जा रहा है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन थोड़ी बेहतर बनाई जा रही है, और ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान के जो डॉलर रिजर्व्स हैं उसके वहाँ पे एक रिलीफ मिलेगा। पाकिस्तान जो है वो जो इंपोर्ट्स करता है अपनी चाइना से, या पाकिस्तान जो एक्सपोर्ट्स भिजवाता है जो कि नॉमिनल है, लेकिन इंपोर्ट जो है वो तो हमारी बहुत ज़्यादा है एक्सपोर्ट्स के
मुकाबले में, तो वहाँ पे एक रिलीफ मिलेगा कि आपको चाइनीज़ पेमेंट करने के लिए डॉलर रिजर्व्स रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही। बल्कि हम युआन में सरमायाकारी भी कर सकते हैं और युआन में उसकी पेमेंट भी कर सकते हैं, विच इज़ अ गुड ओमेन फॉर पाकिस्तान। अच्छा, एक और चीज़ है कि इससे पहले जो 40 से ज़ायद ममालिक युआन करेंसी में ट्रेडिंग कर रहे हैं, चीन के साथ तिजारत करते हैं, वहाँ कैसी एग्जाम्पल्स हैं, वहाँ क्या फैक्ट्स हैं उनकी इकॉनमी के अकॉर्डिंग, क्या फ़ायदा ही हो रहा है उनको इन सारी चीज़ों से? देखिए, जितना आप अपनी एक्सचेंज रिजर्व बास्केट को डाइवर्सिफाई करते हैं उतना उस मुल्क के लिए फ़ायदा होता है। अगर आप किसी एक करेंसी के साथ मुंसलिक होकर रह जाते हैं तो वहाँ पे जो फ्लक्चुएशन होती है करेंसी में, वो जैसे कि अब हमारे साथ हो रहा है कि जब हमें डॉलर के मुकाबले में रुपये को डेप्रिशिएट करना पड़ा तो यकीनी तौर पर उसके कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स जो हैं वो पाकिस्तान की इकॉनमी में देखने पर आए। या अगर आप सिर्फ पाउंड के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, यूरो के साथ मुंसलिक हो जाते हैं, तो ये 5-6 करेंसीज की बास्केट है जो कि IMF रिकग्नाइज बास्केट है। युआन जो है वो उनमें एक करेंसी है और यकीनी तौर पे पाकिस्तान को इस करेंसी बास्केट का पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए ताकि अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई कर सके और किसी एक करेंसी पे इन्हिसार की बजाय या किसी एक करेंसी के रिजर्व्स इकट्ठे करने की बजाय बाकी जो करेंसीज हैं वो भी अपने पास रख सके। जब भी हम करेंसी रिजर्व्स की बात करते हैं तो एक हम ये भी देखते हैं कि IMF फैक्टर भी है, अमेरिका का फैक्टर भी है, तो जब पाकिस्तान और चाइना के दरमियान युआन में ट्रेड होता है तो अमेरिका का तो कोई इससे नाराज़ होने वाली बात तो नहीं, क्योंकि अक्सर यही होता है कि जब भी हम ट्रेड की बात करते हैं तो उस पर सवाल उठाए जाते हैं IMF की तरफ से भी और डॉलर्स को मेंटेन रखने के लिए भी। नहीं, वो अमेरिका जो IMF है वो आपको डॉलर मेंटेन रखने के लिए नहीं कहता, वो कहता है नेट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जो इंटरनेशनल करेंसी है उसके रिजर्व्स की बात करता है। ठीक है। और जैसा कि मैंने कहा कि युआन जो है IMF की एक रिकग्नाइज करेंसी बास्केट है और इस पे यकीनी तौर पे किसी और मुल्क को कोई एतराज़ नहीं हो सकता है। ये दो मुल्कों का बाहमी मामला है कि वो किस करेंसी में तिजारत करना चाह रहे हैं। अच्छा आबिद साहब, एक सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा ये भी बहस गर्म रही, तो चाहेंगे कि आप इस पर ज़रूर वजाहत करें कि लोगों ने कहा कि वाई युआन अगर आपने ट्रेड करना है तो पाकिस्तानी करेंसी में भी ट्रेड हो सकता है, तो क्या कहेंगे इसके जवाब में आप? देखिए, पाकिस्तानी जो करेंसी है वो चूंकि IMF की रिकग्नाइज करेंसी नहीं है, जो इंटरनेशनल करेंसीज हैं जिसमें कि IMF रिकग्नाइज करता है किसी भी मुल्क की जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटस को, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, उसमें युआन है, उसमें पाउंड स्टर्लिंग है, उसमें डॉलर है, जापानीज येन है, तो कुछ करेंसीज हैं जिनको कि पूरे दुनिया में रिकग्नाइज किया जाता है। पाकिस्तानी करेंसी अभी बदकिस्मती से उस लेवल तक नहीं पहुंची है, इंडियन रुपी भी उस लेवल तक नहीं पहुंचा, बांग्लादेशी टका उस लेवल तक नहीं पहुंचा, तो बहुत सी करेंसीज ऐसी हैं जो कि IMF की जो रिकग्नाइज बास्केट है उसमें नहीं आती और यकीनन फिर उसमें तिजारत जो है वो नहीं हो सकती। अभी हम देख रहे हैं आबिद साहब कि साउथ अफ्रीका से भी कुछ मुआहदे होने, और अगर उनके हुक्मरानों की बात की जाए तो रज़ाक दाऊद साहब से उनकी मुलाकात हुई और वो भी चाह रहे हैं कि रसाई जो है CPEC के हवाले से दी जाए और वहाँ पर भी उनको भी इन्वॉल्व किया जाए, तो आप क्या समझते हैं इस पर कि आउटकम क्या आ सकता है इसका? देखिए, साउथ अफ्रीका में चाइनीज़ जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा है, चाइनीज़ लोन्स वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हैं और एक किस्म का वो जो ब्रॉडर चाइना का BRI का एक जो मेगा कॉन्सेप्ट है उसमें ऑलरेडी मुंसलिक है, और अगर साउथ अफ्रीका जो है वो CPEC का हिस्सा बनता है तो यकीनन पाकिस्तान के लिए ये बहुत खुशाइन बात है। अफ्रीका जो है वो कंपैरेटिवली अनएक्सप्लोर्ड डेस्टिनेशन है हमारे लिए, और इस वक्त अगर पाकिस्तान जो है वो अफ्रीका में रसाई हासिल कर सकता है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, तो ये बड़ी खुशाइन चीज़ है। ठीक, तो अभी जो अगर करंटली सूरत हाल देखी जाए तो जो CPEC की अगर हम बात करते हैं तो पाकिस्तान का खित्ता यकीनन चाइना के लिए गेटवे है, तो इसकी अहमियत जतलाते हुए, क्योंकि आइंदा आने वाले फेज़ में चाइना यकीनी तौर पर पूरी दुनिया पर मौशी हुक्मरानी करेगा और ऐसा जाहिर किया जाता है, तो आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान कितना इस्टेब्लिश हो सकता है और पाकिस्तान अपनी अहमियत किस तरह से वो जता सकता है, जैसे कहते हैं ना कि कैश कराने वाली बात पाकिस्तान को खुद? देखिए, ये डिपेंड कर रहा है बेसिकली कि हमारे अपने मशरकी और मगरबी हमसायों के साथ ताल्लुकात किस तरह के बनते हैं, क्योंकि अगर हम CPEC को एक्सपेंड करना चाह रहे हैं और चाइनीज़ गेटवे को भरपूर फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं तो फिर उसके लिए सेंट्रल एशिया तक एक्सेस जो है वो बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए अफ़गान पीस प्रोसेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अफ़गानिस्तान के ज़रिए सेंट्रल एशिया तक रसाई हासिल कर सकें। उसमें यह भी देखना है कि इस वक्त चूँकि शंघाई कॉन्फ्रेंस
कॉन्फ्रेंस जो है वो शंघाई ऑर्गेनाइजेशन, उसका समिट दिल्ली में हो रहा होगा। तो चाइना जो है वो किस हद तक इंडिया को मजबूर करता है कि वो पाकिस्तान के जो जायज़ मुतालबात हैं उनको माने और पाकिस्तान वहाँ पे शिरकत करे। तो चाइना इस वक्त ना सिर्फ ये कि इकनॉमिक बल्कि जो स्ट्रेटेजिक रिलेशंस हैं उनमें भी एक काफ़ी प्रोमिनेंस हासिल करता जा रहा है। और अगर ये चीज़ें जो है ये मुस्बत होती हैं तो यकीनी तौर पर ये पूरे खत्ते के लिए मुस्बत होंगी। जब भी हम भारत की बात करते हैं तो भारत अमेरिका ताल्लुकात खासे स्ट्रॉन्ग हैं बनिस्बत पाकिस्तान के, तो उसका इन्फ्लुएंस, उसका जो फैक्टर हम यकीनी तौर पर काउंट करते हैं वो पाकिस्तान और चीन के ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है, या आप समझते हैं कि ऐसा नहीं है, अब वो दौर ख़त्म हो चुका है? मेरा नहीं ख्याल है। देखिए, चाइना की जो इस वक्त बायलैटरल ट्रेड है इंडिया के साथ वो तकरीबन $100 बिलियन को टच कर रही है। अब $100 बिलियन की बाहमी तजारत जो है वो चाइना का एक अच्छा खासा इन्फ्लुएंस है। और ये इन तमाम चीज़ों के बावजूद है कि चाइना और इंडिया के बॉर्डर डिस्प्यूट जो हैं वो अपनी जगह कायम है। तो वहाँ पर चाइना का इन्फ्लुएंस जो है वो यकीनी तौर पर है। ये दो ऐसे ममालिक हैं जिनकी आबादी 1 बिलियन से ज़्यादा है और यकीनन ये दो बड़ी कंज्यूमर मार्केट्स जो है एक दूसरे को इग्नोर नहीं कर सकती हैं और इसीलिए वहाँ पे कोई विन विन सिचुएशन जो है चाइना निकाल सकता है। बहुत शुक्रिया आबिद यूम स्लाइड साहब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से कर रहे थे कि जो करंट सिचुएशन है पाकिस्तान और चाइना के दरमियान चले एक बेहतर और ये अच्छा इकदाम है कि इससे पाकिस्तान की जो करेंसी है और जो डॉलर का दबाव होता है पाकिस्तान की मईशत के ऊपर वो किसी हद तक उसमें कमी आ सकेगी। हमें यहाँ पर ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तो अपने अगले सेगमेंट में आप हमें ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। जी जनाब, तो दूसरों के इशारों पर नाचने पर आज बात करेंगे और ये वो स्टोरी है जो कि हर घर में हम देखते हैं कि ख़वातीन अक्सर शिकवा करती हुई दिखाई देती हैं अपने हस्बैंड से। अगर बीवियों की बात की जाए तो कहती हैं कि जनाब तो अम्मा के इशारों पे नाच रहे हैं या ये तो किसी और के इशारों पे नाचते हैं। तो एक तो ये वाले भी बड़ा मसला होता है और फिर जो है माओं का बेचारों का शिकवा ये होता है कि जो मेरा बेटा है तो बस बीवी के इशारों में नाचता है तो किसी और की सुनता ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ एक ही फैक्टर नहीं है, हम बहुत सारे लोगों को ऐसा भी देख रहे होते हैं कि अगर आप किसी से मशवरा लेना चाहें, आपके दोस्त हों, आपके अहबाब हों और वो रिलायबल होते हैं, सही मशवरे भी देते हैं, लेकिन अक्सर लोग ऐसे भी होते हैं कि वो इस चीज़ को कैश करवाते हैं, अपनी अहमियत जताते हैं और जी जनाब वो फिर अपने उंगलियों के ऊपर जनाब समझते हैं कि सारा समाज मौजूद है और जी नचाए जाओ। तो ये सारी चीज़ें कितनी किस हद तक मैटर करती हैं, किस हद तक काउंट करती हैं, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, हमारे जो पैनलिस्ट हमारे साथ हैं, उनका तारुफ आपसे कराते चलें। हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर स्टूडियोज़ में डॉक्टर अमरीन जो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, वेलकम करेंगे शो में। साथ साथ रज़िया मलिक साहिबा मौजूद हैं जो कि हमें स्टोरीज सुनाएंगी कि आखिरकार होता क्या है और किस तरह से हम आम हालात में सारी चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं। उसके अलावा कराची स्टूडियोज़ में हमारे साथ जुनैद इकबाल मौजूद हैं जो कि सीनियर एंकर पर्सन है। साथ साथ आयशा बेला मलिक मौजूद हैं जो कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट हैं, उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो जनाब ये जो हर घर की स्टोरी है कि जनाब तुम बीवी के इशारों पे नाचती हो, तुम जो है वो माँ के इशारों पे नाचते हो, ये जो एक दूसरे को नचाने का सिलसिला है उंगलियों पर, ये हर घर की स्टोरी के बारे में रज़िया क्या कहती है? रीम शाह अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो स्टूडियो में, उन सबको रज़िया मलिक का सलाम पहुँचे। आपका है मौजू बहुत अच्छा है, ज़रा हटके है। वाकई ये होता है और ज़्यादातर तो ये गली मोहल्लों में था पहले, अब ये ज़रा तरक्की करके हाई लेवल पे भी चला गया। और वाकई हमें ये सोचना चाहिए, बल्कि 100 दफ़ा सोचना चाहिए कि हम जिससे मशवरा कर रहे हैं क्या वो रिलायबल है, हम उस पर एतबार कर सकते हैं, वो हमें अच्छा मशवरा देगा। लेकिन उस वक्त हम डिसाइड हुए होते हैं, हमें समझ नहीं आ रही होती, तो हम अपने पड़ोसी से भी डिस्कस कर लेते हैं। पड़ोसन भी कोई आगे उसको भी बता दिया मेरे खामद ने आज मैनू एंजी कैसे उनता से मैं की करा। मासियों का बड़ा इन्फ्लुएंस होता है भाई, बहुत ज्यादा। और वो कहेगी ले एंजो ने तेन क्या मेरा बंदा गलते करके वेखे, मैं तेरे को सुना देनी करिया और उससे ज़हन बना लिया कि मैंने करिया सुनानी है। अब वो शाम को जैसे आएगा उसने ना रोटी पूछनी, ना पानी पूछना है, ना कहाँ से आए कैसे, ये नहीं पूछेगी। वो आती कहेगी अच्छा दसो हाँ जरा अद्धे घंटे तो तुसी लेट आए हो, अद्धा घंटा कितने गुजार के आए हो।
तो वो आते ही बंदा हाइपर हो जाता है। वो कहता है लो ऐ नहीं पूछा कि मैं रोटी खाती है नहीं खाती, कोई रास्ते में एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, यानी कि उनसे वो नहीं पूछा जाता है। अम्माओं का जो शिकवा है कि ये बेटा बस शादी कर दी, अब तो ये बीवी की जन्म उंगलियों पे नाचेगा। ये भी एक इफेक्ट है कि वाकई सही बात है कि वो माओ को ये लगता है कि हमने जब शादी कर दी है तो ये उसका हो गया है, अब मेरे हाथ से ये निकल गया। पास जगह पे वाकई ये है कि कुछ लड़के बेचारे जिनको समझ नहीं आती, उनकी टीन एज होती है, छोटी एज में उनकी शादियां हो जाती हैं, तो इसमें ये कि वो समझता है कि जो मेरी बीवी है वो यही है, तो माँ को जरा एहसास होता है कि ये मेरा ख्याल नहीं कर रहा। तो उन लड़कों को ये चाहिए कि अपनी अम्मी से भी पूछे, उनको सलाम करे, उनका हाल चाल पूछे, देन अपने बच्चे और बीवी में ऐसे ही। तो जुनैद भाई जरा आपकी नजर में कौन आजकल किसको नचा रहा है? बीवियां नचा रही हैं शौहर को, शौहर नचा रहे हैं बीवियों को, या जो है ना वो माएँ नचा रही हैं बेटों को? क्या हो रहा है ये? वैसे किसी ना किसी तरह हर फैक्टर जो है ना वो कहीं ना कहीं किसी किसी घर में मौजूद है। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। बात यह है कि आजकल तो ऐसा लगता है कि हम सभी एक दूसरे को नचा रहे हैं, लेकिन ये जो नाचने वाले लोग हैं, मैं पहले आपको इनके बारे में 12 खुसूसियात बताता हूँ। मैंने आपसे कहा, अब तो बात यह है कि मैंने आपसे कहा ना कि नाचने वालों को नहीं पता कि कौन नचा रहा है, क्या बात, और जो नचा रहे हैं उनको ये नहीं मालूम कि उनको किसने मुंतखब किया नचवाने के लिए। तो अब तो डोरों का पता ही नहीं चलता ना कि डोरें किसके हाथ में। सही बात है। जब पर्दा आप उठाते हैं तो उसके पीछे कोई और होता है, और उसके पीछे जो पर्दा होता है जब वो उठाते हैं तो उसके पीछे कोई और होता है। डोरों तक आप नहीं पहुंच पाते कि असल डोरें किसके हाथ में। मैं आपको 12 खुसूसियात बताता हूं। पहले जो लोग लोगों के इशारों पर नाचा करते हैं ना जी, मैंने अंदाजा किया कि कमोबेश 12 खुसूसियात उनके अंदर मौजूद होती हैं। पहली खुसूसियत ये होती है कि जो नाचने वाले लोग हैं उनमें असल में फैसला करने की सलाहियत नहीं होती। दूसरी खुसूसियत ये होती है कि वो कान के बड़े कच्चे होते हैं, कान के जो है ना बड़े कच्चे होते हैं, कोई भी आता है फूंक मार के चला जाता है और उसकी बात पे जो है वो चल पड़ते हैं। तीसरा ये कि सोचने समझने की सलाहियत उनमें नहीं होती, यानी वो तदब्बुर से किसी भी बात पे गौर नहीं करते, बस सर उठाया और चल दिए। चौथी बात यह कि उनका अपना कोई नजरिया, कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, बस नजरिया वही होता है जो वो अडॉप्ट करते हैं, जो उनको कहा जाता है, बस उसी पर जो चल पड़ते हैं। बिल्कुल। पांचवी बात यह है कि वो या तो कमजोर होते हैं, या वो मोहताज होते हैं, या वो डिपेंडेंट होते हैं। यानी उनकी कमजोरी, उनकी मोहताजी और उनकी डिपेंडेंसी जो है असल में किसी बात को फॉलो करने पे उनको मजबूर करती है। छठी बात यह है कि जिनके पास कोई चॉइस नहीं होती, वो कहते हैं ना कि बेगर्स कैन नॉट बी अ चूजर्स, वो असल में ऐसे भिखारियों की तरह होते हैं जो और वो कशकोल लेके खड़े होते हैं। अच्छा, जो मैं बात आपसे कर रहा हूं ना, ये इनफिरादी सतह से लेकर मैं इज्तिमाई सतह तक की बात कर रहा हूं, यानी फर्द से लेकर अक़वाम तक की बात कर रहा हूं मैं आपसे। सही। तो जिनके पास कोई चॉइस नहीं होती सिवाय इसके कि वो बस सर झुकाएं और चल पड़े। सातवीं बात यह है कि जो अपनी खुदी या खुददारी का मुकम्मल तौर पर सौदा कर दिया करते हैं। आठवीं बात यह है कि जो मनसब के बहुत ज्यादा हरीस हुआ करते हैं, जिनको ये मालूम होता है कि अगर मैं ये बात फॉलो नहीं करूंगा अपने बॉस की तो ये मनसब मेरे हाथ से निकल जाएगा, वो मनसब के चक्कर के अंदर यस बॉस और यस बॉस ही किया करते हैं। बिल्कुल। इसके बाद नवी बात यह है कि अपने मफादात के हुसूल के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। यानी जो उनका टारगेट होता है, जो उनका गोल होता है, उसको अचीव करने के लिए जो उनको टारगेट दिया जाता है, उस दिए हुए टारगेट को अचीव करने के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं। इसी तरह से जो 10वीं बात है वो ये है कि ये खुद भी इस्तेमाल होते हैं और लोगों को भी इस्तेमाल किया करते हैं। यानी इनका काम होता है ये अपने आप को पेश किया करते हैं, और इसी तरह से ये जिनके लिए पेश होते हैं उनके लिए दूसरों को इस्तेमाल भी किया करते हैं। 11वीं बात यह है कि बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिस्ट किस्म की जो है सोच रखते हैं। और 12वीं बात यह है कि बज़ाहिर तो ये बड़े शातिर हुआ करते हैं, लेकिन असल में ये बेवकूफ हुआ करते हैं कि जो इनको चाहता है, जिस अंदाज से चाहता है, अपने इशारों पर नचाता है और ये नाचते चले जाते हैं। अच्छा, ज्यादातर ये जो ना खवातीन का मसला हम देखते हैं अमरीन के, खवातीन को ज्यादा कहा जाता है, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बीवी के रूप में हो, चाहे वो एम्प्लॉई हो, हर सतह पर जो है ना वो खवातीन इसमें टारगेट ज़्यादा रहती हैं। जी रमशा, इसमें मैं थोड़ी सी चूँकि थोड़ा सा नफ्सियात के हवाले से बात करूँगी, बाकी डिटेल में तो बहुत अच्छा जुनैद ने जो पर्सनालिटी ट्रेट्स, ऐसे लोगों की जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो बड़ा अच्छा उनको डिफ़ाइन कर दिया। लेकिन इसके पीछे जो नफ्सियात है ना कहीं मुझे ये लगता है कि ख़वातीन को हम शुरू से ट्रेंड ऐसे करते हैं कि ओबीडियंस के चक्कर में आपने अपना दिमाग तो यूज़ ही नहीं ना करना,
करना, ब्रेन्स तो यूज़ ही नहीं करना आपने। ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना कि मर्द की जेब और औरत के हुस्न, ये दोनों इतनी डोमिनेट चीज़ें कर गई हैं कि औरत को ये भूल ही गया कि अल्लाह ताला ने एक अदद दिमाग भी हमारे साथ लगाया हुआ है। सो औरतों की जो शुरू से आपने स्पेसिफिकली अगर औरतों का पूछा तो यस, फीमेल्स जो हैं वो अपने इर्द गिर्द बातें भी ज़्यादा करती हैं। फीमेल्स जो हैं वो सुनी सुनाई बातों के ऊपर इधर, चाहे वो गली मोहल्ले की औरत ले ले या टेक इट टू दी वर्क प्लेस के ऊपर या थोड़ा सा जरा सर्कल आ जाता है, बात फ्रेंड सर्कल, सोशल सर्कल आ जाता है। सो दे टॉक अ लॉट इन एन एग्जैजरेटेड वे, और जब उनको 100 माउथ्स एंड 100 चीज़ें जब मिलती हैं तो उनका वो खिचड़ी बना के आप समझ सकती हैं कि उसका वो कौन सा हलवा तैयार होता होगा जिसको फिर वो एग्जीक्यूट करती हैं। तो यहाँ पर मैं एक बहुत ज़रूरी बात कहूँगी कि ख़वातीन को अब ये ज़रा चाहिए कि थोड़ा सा अपना दिमाग का भी इस्तेमाल करना शुरू करें। अल्लाह ताला ने अगर ये एकदम रिएक्टिव ना हो, ज़रा थोड़ा सा लॉजिक और रैशनैलिटी को भी जो है वो देखा करें। और एक और मैं यहाँ पे फैक्टर बताऊंगी कि हम कहीं ना कहीं ओबीडियंस के चक्कर में जो हम बचपन से बच्चों को बताते हैं कि आपने टीचर को नो नहीं कहना, आपने पेरेंट्स को अगर नो कहा या अपने रिलेटिव्स या किसी को अगर आपने नो कह दिया तो ये तो बुरी बात है। तो हमने वो ओबीडियंस को जो और जो नो को जो है वो उसके साथ अटैच कर दिया, जिसके जैसे सारी उम्र हम लोगों को वो, जैसे जुनेद ने कहा कि यस बॉस करने के चक्कर में, खुश करने के चक्कर में रहते हैं। तो साइकोलॉजिकली जब हम पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की बात करते हैं तो मैं असर्टिवनेस की बहुत बात करती हूँ। असर्टिव ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जहाँ आपको लगता है कि लॉजिकली एंड रैशनली आप एक चीज़ को जो है वो उस पर स्टिक हैं और आपको लगता है वो ठीक है, तो यू शुड बी एबल टू से येस और यू शुड बी एबल टू से नो। तो ये असर्टिवनेस की ट्रेनिंग खास तौर पर खवातीन के अंदर जो है ना, वो जो हम उन्हें कहते हैं आपने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपने जाकर येस कहना है, आपने आगे से सवाल नहीं करना, वो जो सवाल ना करने की वो जो एक सारा है वो ओबीडियंस के चक्कर में वो कहीं ना कहीं दब जाती है और उनकी पर्सनैलिटी ग्रो नहीं कर पाती। तो आयशा, यानी ये जो ट्रेनिंग्स की हम बात कर रहे हैं हम इनिशियल स्टेजेस में, क्योंकि हमारी जो तरबियत इस तरह से की जा रही है कि जनाब जी हुजूरी भी करनी है, हाँ भी करना है, ना नहीं करना, जो बात अभी अमरीन भी कर रही है, वो कहीं ना कहीं हमारे घरों में ये जो फिर बात है या जो आप समझती हैं कि बिल्कुल इससे सोसाइटी बिल्कुल अब डिफरेंट हो गई है, कहीं ना कहीं खवातीन का ये फैक्टर भी है कि जब शादियाँ हो जाती हैं तो ये अब ये समझती हैं कि शौहर पर जो है ना सिर्फ अब उन्हीं का हक है और वो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा होता है, या माँ ये समझती है कि सिर्फ मेरे ही हक है, बीवी का हक नहीं है, जिसकी वजह से जो है ना ये तकरार रहती है घरों में। अगर आप पर्टिकुलरली घरों का पूछ रही हैं तो आई बिलीव कि वो औरत जो फंडामेंटली एजुकेटेड होती है, पढ़ी लिखी है, समझदार है, उसको बहुत अच्छी तरह पता है कि द स्ट्रॉन्गर आई वुड बिकम द स्ट्रॉन्गर आई वुड अट्रैक्ट। आई एम श्योर कि बहुत सारी, जैसे से पहले भी मैं आपका प्रोग्राम सुन रही थी, अभी भी आपके पैनल पे बड़ी ज़बरदस्त औरतें बैठी हैं, आप खुद यू आर अ फीमेल एंड वेयर आई टीच, जहाँ मैं ट्रेनिंग्स के लिए भी जाती हूँ, आई गॉट many females, और ये वो मुल्क है जहाँ 28 से 30% औरतें इस वक्त भी अर्बन एरियाज़ में काम के लिए बाहर निकलती हैं। पंजाब में आपके हर 100 में से 72 काम करने वाली औरत पंजाब से है इस वक्त। तो जहाँ बैठी हुई हैं वो एक ऐसा सूबा है जहाँ रूरल और अर्बन दोनों औरतें काम कर रही हैं, वरना तो मुझे यहाँ हमें सिंध में मिट्टी में जाके और थर पारकर में जाके ट्रेनिंग करानी पड़ती है कि औरतें कैसे काम करें। अच्छा, द ब्यूटी ऑफ अ वुमन कि दे आर टेकिंग केयर ऑफ द हाउस। हम बच्चों को स्कूल भेज के, शौहर को दफ्तर भेज के फिर काम पे निकलते हैं। वी आर डूइंग एवरीथिंग, मल्टीटास्किंग, एंड ऑफ कोर्स अल्लाह ने जो को क्रिएटर है वो औरत को बनाया, उसके अंदर कंपैशन भी है, शी इज़ ब्यूटिफुल। एक फ्रेंच कहावत है, यहाँ खूबसूरती की बात भी हुई, मैं उसका मतलब माना आपसे शेयर करती हूँ कि व्हेन अ वुमन लुक्स एट द मिरर असेसेस हर इंटेलिजेंस, औरत अपनी जहानत का अंदाज़ा शीशे में देख के लगाती है, क्योंकि एक और कोटेशन है चाइना में भी ये चलती, मतलब हुस्न भी आप पैदा हसीन बहुत कम होते हैं। जो देयर वाज अ कोटेशन कि जी कुछ लोग, कुछ औरतें हसीन होती हैं और कुछ मेहनत नहीं करती। तो देन अगेन आई वुड से कि वुमन इज द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रीचर, और उसकी इंटेलिजेंस को, जैसे हम शुरू से बात कर रहे हैं कि सही जानिब लगाना चाहिए। आपका जो टॉपिक है कि दूसरों के इशारों पे नाचना, मैं एक छोटी सी कहानी, लास्ट टाइम मैंने आपको एक एग्जाम्पल दी थी कि गाँव था 100 लोगों का छोटा सा, और उसमें किसी के पास बत्ती नहीं थी, रोशनी नहीं थी, तो एक आदमी शहर से जाके एक दिया ले आया। अब
दिन तो पूरा गुजर गया, nobody got to know कि what is it। जब शाम हुई तो उसने अपने घर में दिया जला दिया। अब सारे अपने कंफर्ट जोन में थे, एवरीबडी वाज हैप्पी, अंधेरे में खाना खाते थे, उठते थे, उनको कोई मसला ही नहीं था। अब जब रोशनी आई एंड एवरीबडी सॉ कि भाई इतना खूबसूरत एक घर लग रहा है, झिलमिला रहा है और बाकी सब अंधेरे में बैठे हैं, 99 के 99 लोग, तो हम ह्यूमन साइकी को अगर जहन में रखें तो यू वुड नो कि क्या हुआ होगा। जाहिर है अपना दिया जलाना मुश्किल है, शहर जाके कोई दिया लेके आए, फिर उसमें तेल डाले, फिर बत्ती बनाए, फिर उसको जलाए, आपका दिया बुझाना मुश्किल है। तो दिस इज़ व्हाट पीपल डू। वो कहते हैं कि भाई ये क्यों रोशनी वाला बैठा है, सारे मिल के उसका बत्ती भी बुझा देते हैं। तो अगेन अब मुझसे सवाल ऐसे ही है, सवाल पे सवाल और एग्जाम्पल पे मैं आपको एग्जाम्पल्स देती रहूंगी। बिल्कुल ऐसे ही। टॉमस का नाम आप सबको बात पता है, हुई ना जब कि उसने देखें कहा होगा कि कि एग्जाम्पल्स मैं जो कांच हैं वो से- कितनी कीन है, हम अपने आम हालात में देख रहे होते हैं ना कि यकीनन दूसरों पे इशारे पर नाचने वाले और नचाने वालों के अंदर एक जेलसी फैक्टर भी होता है कि आगे नहीं बढ़ने देना, टांग खींच लें, और ये सबसे ज्यादा हम अपने शायद वर्क प्लेस पे देखते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। हमारे जो रेगुलर कॉलर हैं याया, वो हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम याया, कैसे हैं आप, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम रमशा, तमाम मौजूद मेहमानों को सलाम हो। और यकीनन जब जुनैद भाई या बैला बोलती हैं तो हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में गुफ्तगू होती है। देखिए मेरा अपना एक नजरिया ये है कि मैं इसमें जेंडर बायस नहीं होऊंगा। देखिए जनरली बात करता हूँ, आप जब तक अपनी पर्सनैलिटी को स्ट्रांग नहीं बनाएंगे ना, आप अपनी खुद ही को नहीं पहचानेंगे ना, तो आप दूसरों के इशारों पर नाचेंगे। मैं अपने बच्चों को भी ये कहा कि बेटा देखिए मैं भी अगर कोई बात करूँ तो ठीक है अपनी, लेकिन अपनी थिंकिंग डेवलप करना बहुत जरूरी है। जब तक आप अपनी थिंकिंग डेवलप नहीं करते ना, अपने आप को स्ट्रांग नहीं करते, अपने व्यूज को स्ट्रांग नहीं करते, तो आप कंफ्यूज होते हैं और आप दूसरों के इशारों पर नाचते हैं। तो मैं तो यही कहूंगा, सबसे मेरा मैसेज भी है और मेरा बेला से सवाल ये है, जुनैद भाई से भी सवाल ये, देखिए हम लोग, मैं ऐसे सोचता हूँ, मतलब ये हम लोग अगर अपने इर्द गिर्द के लोग जो ऐसे लोग होते हैं जो दूसरों की जरा जरा सी बातों पे नाचने लगते हैं, जैसे कोई भी मेरे दोस्त है, मेरा बच्चा है, तो हमें वो उसको कैसे एजुकेट करना चाहिए कि वो दूसरों के इशारों पे ना नाचे और थोड़ी थोड़ी बातों पे उन मिसगाइड ना होता है। ये मेरा क्वेश्चन है। थैंक यू सो मच। सही। अच्छा, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये जो बच्चों वाली बात कर रहे हैं अमरीन, के बच्चों के साथ हम अक्सर देखते हैं, असर्टिव ट्रेनिंग के साथ साथ हम ये भी देखते हैं ना कि माओ को क्या उनका रोल होना चाहिए, कि हम देखते हैं कि बच्चों के साथ अगर वो अपनी जो बात कन्वे करने की कोशिश करते हैं, अपना थिंक टैंक या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो जनाब ये बात होती है कि नहीं जनाब अगर मैंने ये बात कह दी है तो जनाब सारी मामता जाग गई, अब तुमने यही करना है और ऐसे ही करना है, चाहे वो शादी के मामलात हों, कारोबार के मामलात हों या दीगर चीजें हों। तो ये भी एक चीज है ना कि हमने फिर उनको इतना ओपन हैंड दिया ही नहीं है, तो वो फिर पर्सनैलिटीज कैसी होती है? देखिए, इसको मैं हमेशा कहती हूँ कि इमोशनल एक्सप्लॉयटेशन तो है, किसी ना किसी फॉर्म में हम इमोशनली एक्सप्लॉयट करते हैं, क्योंकि तुम बहन हो गैरत के नाम पर, क्योंकि तुमने शादी होनी है तो तुमने जाके एडजस्ट करना है, क्योंकि तुम भाई हो तो तुम शादी पहले नहीं कर सकते, मैं जैसे उन्होंने कहा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि तुम्हारी बहन अभी बैठी है तो तुम शादी नहीं कर सकते, बंदा बूढ़ा हो जाता है, क्योंकि तुमने इतना जहेज बहन के लिए जमा करना है। ये सारी डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं। ये स्टार्ट अगर मैं फिर ये कह रही हूँ कि अगर ये देखा जाए तो हम कहीं ना कहीं, इसको हम बोलते हैं कलेक्टिव आर्कीटाइप, साइकोलॉजी के अंदर एक टर्म है जिसमें हम कलेक्टिवली अनकॉन्शियसली सोसाइटी के जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज और जो थिंकिंग हमारी, जो जिसको कहते हैं कि फरसूदा थिंकिंग, वो जो सदियों से चली आ रही है फ्रॉम एजेस एंड एजेस, उसको हम कहीं ना कहीं जो है ब्लाइंडली, आपने जैसे कहा कि हम फॉलो कर रहे हैं। अब मैं इसको एक नफ्सियात के पर्सपेक्टिव से देख रही हूँ कि इट्स नॉट अ मैटर ऑफ वन हाउस और अ फैमिली, ये पूरा हमारी जनरेशन आफ्टर जनरेशन चली आ रही। दूसरा इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जिन्होंने कहा बच्चों की ट्रेनिंग कैसे, हम बच्चों को एम्पावर नहीं करते। हम शुरू से अगर आप देखें घर में बच्चों की डिसीजन मेकिंग को एम्पावर नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने कहीं जाना है कोई शॉपिंग के लिए, कुछ आप बच्चे को कोई इतना मनी है इसके अंदर आप अपनी चीज ले सकते हैं, या अगर आपने कोई चीज उठानी है तो आप एक चीज ले सकते हैं, तो उनको थोड़ा सा एम्पावर करें ताकि वो डिसीजन ले सके और उस डिसीजन को वो करे। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग माँ या बाप कहते हैं नहीं ये काम करना है, ये नहीं करना, या यस या नो के अंदर उनको, और अगर आप अच्छा काम अगर आपने यस किया तो यू आर अ गुड बॉय और यू आर अ
गुड गर्ल। अगर आपने बात नहीं मानी तो वो जो गुड एंड बैड की हम लेबलिंग कर देते हैं ना उनके यस नो के साथ, वो सारी उम्र हमारी आगे जाके भी वही जुनैद भाई, ये जो अक्सर हम बात कर रहे हैं, अभी हम घरों में मदाखलत की बात कर रहे हैं, या जो हम अपने वर्क प्लेस पे देख रहे होते हैं कि जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि जेलसी फैक्टर बहुत ज़्यादा होता है कि अक्सर रिश्तेदार ये काम कर रहे होते हैं, जैसे भी आयशा ने भी एग्जांपल दी कि वो दिया जो है ना वो दूसरे का बुझा दो ताकि आप भी सुकून में आ जाओ। तो दूसरे का जो दिया बुझाने वाले केसेस हैं वो हम हर घर में देख रहे होते हैं। किस हद तक इन्फ्लुएंस किसी का आपके घर में, आपके काम में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में होना हो सकता है या रखना चाहिए? देखिए, एक तो बात यह है कि किसी को हक नहीं है कि वो किसी की भी ज़िंदगी में दखल अंदाजी दे। बिल्कुल इस तरह की बात है कि आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ से मेरी नाक शुरू होती है, और मेरी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जानी चाहिए जहाँ से आपकी नाक शुरू हो। मसला ये, आपने पुतली तमाशा कभी देखा है? मेरा ख्याल है शायद आपने उस तरह से नहीं देखा होगा, लेकिन पुराने वक्तों में पुतली तमाशा हुआ करता था। आज भी कहीं गाँव गोट में अगर आप चले जाए ना तो वहां पर बाकायदा पुतली तमाशा हुआ करता है, और थिएटर्स में अब भी हुआ करता है। आप देखिएगा जो कैरेक्टर्स हैं वो सामने नाच रहे होते हैं, सामने बातें कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टर्स आपको नजर आते हैं, और इनविजिबल किस्म की डोरियां होती हैं जो ऊपर जा रही होती हैं, और वहीं कहीं पीछे बैठा हुआ एक शख्स जो है अपनी उंगलियों से उन पुतलियों को चला रहा होता है। उसको पता है कि इन कैरेक्टर्स को मैंने कैसे मूव करना है, इनको कहां पर लेके जाना है, इनको कहां तसादुम में लेके आना है, कहां मोहब्बत करवानी है, कहां नफरत करवानी है, किस मौके पर क्या जुमला कहना है, वो उन पुतलियों से सारा काम ले रहा होता है। और जो सामने ऑडियंस होती है ना, वो बैठकर उस पर क्लैप कर रही होती है कि क्या बात कही है, क्या कमाल ड्रामा था, क्या तमाशा था। हमारा मसला ये है कि हम एक्चुअल उस ऑडियंस की तरह हो गए जो सामने बैठ के तमाशबीनों की तरह तमाशा देखा करते हैं, और हम ही वो लोग होते हैं जो पुतलियों की सूरत में इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और हमारी डोरियां किसी और के हाथ में होती हैं और लोग हमें इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फर्द की हैसियत में हो, चाहे वो कबीले की हैसियत में हो, चाहे वो कम्युनिटी की हैसियत में हो, चाहे वो शहर की हैसियत में हो, चाहे वो कौम की हैसियत में हो, चाहे वो मुल्क की हैसियत में हो। अब मैं इसकी मिसाल आपको देके बताऊं। देखिए, आज अगर हम घर की बात करते हैं, आप देखिए कि हमारे यहाँ तलाक का रेशियो जो है वो कितना बढ़ता जा रहा है। उसकी एक बुनियादी वजह है, हम दो एक्सट्रीम्स में बटे हुए लोग हैं। एक तरफ हमारा मामला ये है कि हम दूसरों के इशारों पर नाचना चाहते हैं, और दूसरा हमारी इंतहा ये है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी जो है वो एक स्लोगन इस मुआशरे को दे दिया गया है। इसके दरमियान हमारा मसला मौजूद है। प्रॉब्लम ये है साहब कि जब घरों की तबाही इस बात पर आना शुरू हो जाए, यानी मामला ये हो कि लड़की के ससुराल जाने के बावजूद भी लड़की अपने मैके को अपना स्टेट डिपार्टमेंट या अपना पेंटागन समझे, और सारे इंस्ट्रक्शंस जो है वो माँ की तरफ से पेंटागन और स्टेट डिपार्टमेंट की सूरत में उसको मिलना शुरू हो जाए, और उसको बताया जाए कि तुम्हें घर किस तरह चलाना है, तो फिर उसके बाद तसादुम पैदा होता है। और यही सूरत लड़के के साथ है कि जब लड़का किसी को ब्याह कर लेके आता है और वो फैसलों के अंदर जो है खुद मजाज नहीं होता, अथॉरिटी नहीं होता, और वो हर फैसले के अंदर अपने माँ बाप की तरफ देखा करता है, तो वहां पर जो वो इंटरवीन जब वो माँ बाप करते हैं तो नतीजा तसादुम की सूरत में पैदा होता है। याद रखिएगा, रिश्ते हमेशा उस वक्त चलते हैं कब रिश्तों को आप उसकी फ्री विल पे छोड़ दिया करते हैं। वो आपस में फैसला करें एक दूसरे के बारे में कि उनको क्या करना और क्या नहीं करना। नहीं तो फिर ये जो हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो इमोशनल कार्ड है, गाइडलाइन मिले तो फिर नतीजा तसादुम की सूरत में। उसका क्या करेंगे? ये जो इमोशनल कार्ड है हर औरत के पास, चाहे वो माँ के रूप में हो, चाहे वो बीवी के रूप में हो, और उस इमोशनल कार्ड को खेला जाता है कि जिसकी बेसिस पर डिसीजंस करवाए जाते हैं, तो उनका क्या हो सकता है? वो भी तो दूसरे के इशारों पर नचाने वाली बात ही है ना। ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना, उसके बाद पूछेंगे और आपसे भी पूछेंगे, आयशा को भी शामिल गुफ्तगू करेंगे इसी मौजू पर। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। देखते रहिए सब सवेरे पाकिस्तान। रज़िया, हमने ये जो रखे हुए हैं इमोशनल कार्ड जिनका इस्तेमाल बखूबी करना जानती है ख़वातीन के कब कौन सा कार्ड फेंकना है और किस तरह से जो है ना वो नचाना है, और उसके बाद ये भी कह देना है कि जो है वो मर्द इशारों पे नाचते हैं, तो नचाने वाली तो आप खुद हैं। नहीं रमशा, मुझे कभी कभी ये लगता है कि हम सारे ना भाई की बात जो है ना, हम खुद कठपुतली और मर्दों के हाथों में नचाया जाता है, कभी इधर कभी उधर और कभी यूं और कभी पीछे और कभी इस तरह ऊपर। तो हमें उस कठपुतली से निकलना है। सब औरतों को जितनी जुल्म कर रही हैं या जुल्म बर्दाश्त कर रही हैं, उनको अपने हक के लिए बोलना चाहिए, और मशवरा करने से पहले ये सोचना चाहिए कि अगला बंदा जो है वो हमें सही मशवरा दे रहा है या नहीं दे रहा। मतलब अगर उसको जैसे कहते हैं दीवारें बोलती हैं या दीवारें सुनती है, इसका मतलब ये नहीं होता कि दीवारों के कान होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि आप ज़हन में अच्छी तरह सोचें
कि हमें किससे मशवरा करना है, क्या हमें वो सही मशवरा देगा, हम उस पर चल सकते हैं। और मशवरा लेने से पहले उसको बंदा बताए कि जी ये हुआ है हमारे घर में, या मेरा खामद लेट आता है, या ये कि मेरा खामद जाके पहले माँ को मिलता है या बीवी को पहले मिलता है, मुझे मिलना चाहिए, तो मेरा ये ख्याल है कि उसको ये करना चाहिए, तो आप बताएं कि आपका ख्याल है। उसमें उस बंदे को ये तरमीम करनी चाहिए कि तुम सही कह रही हो, यहाँ पे तुम ठीक हो, ये कर लो। तुम आने से पहले उससे पूछ लो, उसके हालात पूछ लो, फिर लड़ाई शुरू करो ताकि लड़ाई कम हो। लड़ाई करना जरूरी है, लड़ाई जरूरी है हर हाल भाई, में। लड़ाई ना ही करो तो बेहतर है। आयशा, अच्छा ये जो बात हम करते हैं ना कि किससे मशवरा आप ले सकते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जब वो देखते हैं ना कि ये मेरे पे ट्रस्ट करता है, या मुझसे पूछा जाता है, या मेरा जो है ना खानदान में जी बड़ा रोब है, बड़ा दबदबा है, मेरी लोग बात सुनते हैं, वो उस चीज़ को मिस यूज़ भी करते हैं और अपने इशारों पर दूसरी पूरी फैमिलीज को नचाना शुरू कर देते हैं। अपने बच्चों के हाल अहवाल, अपना जो हाल है वो किसी के सामने शेयर नहीं करते, लेकिन पूरी दुनिया के ऊपर जो है ना वो इन्फ्लुएंस चाहते हैं कि जनाब इनके घर में हो रहा है, इसका बच्चा ऐसे है, उसका बच्चा ऐसे है, तुम ये करो, इसको वहाँ दाखिल करा दो। तो ये जो सारे बातें होती हैं और लोग कैश कराते हैं, क्या साइकी होती है, क्या लोग किस तरीके से कर रहे होते हैं इस्तेमाल इस चीज़ को? रमशा, आई लुक एट इट वेरी डिफरेंटली। मैं इसको बहुत मुख्तलिफ तरीके से देखती हूँ जी। और सबसे ज़्यादा इट्स अ वेरी नेगेटिव रेस कंपैरिजन ना, आपका इट ईट्स अवे, आपका जो अंदर का जो लेट्स से जो हमारी ताकत है उसको खा जाता है। इट किल्स अवे द जॉय ऑफ अचीवमेंट। तो जहाँ कंपैरिजन हो रहा, अगर आप मेरा नज़रिया पूछें तो मैं आई वुड डिसकनेक्ट, आई वुड स्टे क्वाइट। अल्लाह ने अपनी ज़बान खामोशी रखी इसलिए क्योंकि ये सबसे खूबसूरत ज़बान है, इसका जो चाहे कोई मतलब निकाल ले। जो इस काबिल नहीं है, हज़रत अली ने कहा कि जो इस काबिल नहीं है, जो बेवकूफ़ से बात करने से बेहतर है, उसके साथ बहस करने से बेहतर है कि आप खामोश रहें। तो यू हैव टू डिस्कनेक्ट एंड मेक दैट बैरिकेड कि आई एम नॉट इनटू इट। इसका मुझे भी फ़ायदा हुआ, मैं भी अल्लाह का शुक्र है मुल्क के बेहतरीन इदारों में इस वक्त बतौर ट्रेनर जाती हूँ। और एक ज़माना था, मैं आप कंपैरिजन की बात कर रहे थे, याया साहब ने भी कहा, देखें एक ज़माना था लोग मुझे कहते थे कि तुम बात करने के क्या पैसे लोगी जब बिजनेस इस मुल्क में लोग पैसा दे के बात करते हैं। एंड आई नाउ चार्ज पर मिनट पर आवर फ्रॉम बिगेस्ट कंपनीज ऑफ पाकिस्तान। आपकी जो समझ है ना, हजरत मूसा ने अल्लाह से पूछा कि बेहतरीन दुआ क्या मांगूं, ये कहा गया कुरान में कि आस्क मी फॉर विजडम एंड कंटेंटमेंट, मुझसे समझ और तकवा मांगो। जिसको मैंने ये दो नेमतें दे दी उन पे अपनी नेमत तमाम कर दी, इससे बेहतरीन दुआ नहीं है। याया साहब का एक सवाल आया था जो उन्होंने खास तौर पे नाम लेके कहा, मैंने एक और दफा पहले अर्ज किया था कि दुनिया में सबको पता है कि क्या हो रहा है, एवरीबडी नोज कि क्या हो रहा है, बहुत कम लोगों को पता होता है कि कैसे हो रहा है, व्हाट इज द प्रोसेस। बिल्कुल ऐसे ही। और मोतियों की तरह इक्का दुक्का लोग होते हैं जिनको पता होता है कि क्यों हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग। एंड आई टेल माई चिल्ड्रन, आई टेल एवरीबडी इन माई सेशंस, आई टेल पीपल, अपना वाई बड़ा रखें, अपना क्यों बड़ा रखें कि जी ये क्यों किया, मैं रिश्तेदार से मिलने क्यों आया, जब मैंने नौकरी के लिए बाहर कदम क्यों निकाला। जब आपका क्यों बड़ा होता है ना, तो फिर आप देन यू नो दैट, फिर समझ आती है, फिर आपको देन यू मेक दैट डिस्टिंक्शन कि जी वेयर आई एम गोइंग टू आंसर एंड वेयर आई एम गोइंग टू स्टे क्वाइट। कहाँ मुझे खामोश रहना है, आपका हथियार है आपकी खामोशी, आपकी जबान 32 दांतों के अंदर है। जहाँ आपसे कुछ पूछा जाए आप जवाब दे दें, वरना पीछे हट के बैठ जाएं। आपके लिए जब तक हम मुंह नहीं खोलते तब तक अक्लमंद और बेवकूफ क्या फर्क समझ में ही नहीं आता। ऐसा ही बड़ी खूबसूरत चीज है खामोशी। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, जरा उनको शामिल करते हैं, क्या कह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल करना चाहते हैं? जी, सवाल करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं, जुनैद भाई कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है भाई। और ये मौजूद ख़वातीन भी बैठी हैं माशाल्लाह। तो आपके प्रोग्राम की वजाहत से मैं बात करना चाहूँगा कि शादी को मेरी 12 साल हो गए, मेरी वाइफ हैं और उन्होंने माशाल्लाह मैंने कोशिश की कि वो जो है ना ग्रूम करें, और इसीलिए मैंने उनको पढ़ाने के लिए भी कोशिश करके उनको मैट्रिक से ग्रेजुएशन तक लिया है मैं ज़बरदस्ती, और उनको आने जाने में आज़ादी भी दी कि लिंक्स बनाए वो और क्या कहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब मैं उसकी तरफ देखता हूँ कि आपको फैशन में आज़ादी है, आपको घूमने फिरने में आज़ादी है, लिंक्स में आज़ादी, लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, आपने मुझे पर्सनैलिटी को मेरी दबा दी है। अच्छा, अब ये बड़ा नहीं जेन्युइन बात है ये। खवातीन का मैं चाहूंगी जुनैद भाई भी बात करें और अमरीन भी बात करें, लेकिन जुनैद भाई के जरा ज्यादा फैन लगते हैं अहमद, क्या कहेंगे जुनैद भाई? मसला ये है साहब कि वो पूरी उम्र जो है वो मर्द ने
अब चूंकि मैं इस वक्त खवातीन के दरमियान मौजूद हूँ तो मैं शायद दिल पे अगर बाल ना है, मैंने इसीलिए जरा क्वेश्चन जुनैद भाई ने देखा जो मैं जिस और तरह जान कर की रहा अमान हूँ पाऊँ, जान की अमान पाऊँ। There's no escape. बात ये कि मर्द बेचारा पूरी उम्र जो है अपना सब कुछ निछावर कर देता है औरत पे, और या औरत अल्लाह। उम्र के आखिरी हिस्से में कहती है कि मुझे आपका प्यार मिला ही नहीं। 11 बच्चे हो गए। अब मसला ये देखे मैं एक नहीं चाह रहा था, बात ये है कि उसके बाद मर्द कहता है कि मैं क्या करूं और कहां जाऊं और किसको खाऊं। देखिए जी, बात ये है कि ये बहुत अच्छा है जो वो कर रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि इस मामले में तरफैन को ये समझना चाहिए कि हम कभी कभी इस मोड पे आ जाते हैं कि जो हमारे लिए सब कुछ निछावर कर रहा होता है या कर रही होती है, हम अगर उससे ये कह देते हैं ना कि अभी भी तुमने हक अदा नहीं किया, आपका तो एक जुमला होता है, उसके ऊपर कयामत बपा हो जाती है। क्योंकि वो देखने वाला, देखने वाली या करने वाला या करने वाली जो है वो ये सोच रही होती है कि मैंने सब कुछ कर दिया, सब कुछ निछावर कर दिया, अपना तन मन धन सब कुछ जो है लुटा दिया, उसके बाद अगर ये जुमला सुनने को मिल जाए तो फिर यकीन मानी तकलीफ होती है। ऐसे ही 2 कॉलर्स और ले लेते हैं, फिर जरा इस पर मजीद भी बात करते हैं। ऐसे ही रुकैया की कॉल है। अस्सलाम वालेकुम रुकैया, क्या सवाल करना चाहती हैं? वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है और मैं सुन रही हूँ, डेली आपके प्रोग्राम को ही सुन के जी रही हूँ, यकीन करें आप। और मेरी 42 एज है और मैं इसको ये बात बताना चाहती हूँ कि आप कह रही हैं ना कि औरतें सारे घर की खराबी की वजह होती हैं। एक तरह तो ये बात सही है, लेकिन दूसरी तरफ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत सारी औरतें कंप्रोमाइज करके अपने घर को लेके चलाती हैं, लेकिन उनके जब वो फलना फूलना या अपना कोई कारोबार करना शुरू कर देती हैं तो तब उनके अपने रिश्तेदार, अपनी सास, जो वो अपने उस बेटे के साथ उसका वो तल्लुक क्यों नहीं होता जो उसका होना चाहिए। अब मेरे हस्बैंड को 10 साल हो गए, उसको चोट लग गई थी तो वो दिमाग के ऑपरेशन हुए थे। उसके बाद मैंने सारे घर को और अपने कारोबार को बड़ी मुश्किल से, जैसे बनना चाहता है ना, 1 रुपए से लेके चली हूँ। अब अल्लाह का शुक्र है, अगर मेरा थोड़ा बहुत अल्लाह का बहुत आसान है कि मैं अपने घर को बड़े आसान तरीके से चला रही हूँ। मगर जो चीजें लोग नहीं दे सकते थे, अच्छा सलूक नहीं कर सकते थे, ना करे, वो ना दे, कुछ पैसा ना दे, मगर ऐसा तरीके से, अच्छे तरीके से उस बात को बहन भाइयों की तरह कोई भी नहीं चला, पहले भी नहीं चला। अब अपने घर में तो एप्रिसिएशन नहीं है ना, लोग एप्रिसिएट नहीं। एक और कॉलर हमारे साथ, मिसेस बिलाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या सवाल करना चाहती हैं? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि माशाल्लाह टॉपिक बड़ा अच्छा है, और ये जो इशारों पे नाचने वाले, मैं तो यही कहूँगी कि वो ही नाचते हैं जिनमें वो खुद में सेंस नहीं है कि अच्छा मेरे लिए क्या है, बुरा क्या है। बिल्कुल, अच्छा बुरे की तमीज होना। अच्छा, सबसे बड़ी बात तो ये ना कि ये जो टैग है, पर्सनालिटी तबाह कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, ओपन हैंड दिया हुआ है जैसे कह रहे थे, तो क्या फिर ये खवातीन के साथ भी तो मसाइल है? ओपन हैंड, ये जब हम स्पेस की बात करते हैं तो स्पेस का जो ऑपरेशनल डेफिनेशन है वो हर एक के लिए डिफरेंट है। जैसे पहले कॉलर ने कहा कि मैंने बीवी को दी, लेकिन इसके बावजूद वो कहती तुमने मेरी पर्सनालिटी दबा दी। तो मेरा ख्याल है यहाँ पे 3 फैक्टर्स आ रहे हैं। एक तो जब हम बाहर जाते हैं तो हम जब कंपैरिजन करना, जो हमने पहले बात की कि द कंपैरिजन किल्स द इंडिविजुअलिटी, तो हमें ये चाहिए कि इस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करें कि 5 उंगलियां बराबर नहीं है, तो कंपैरिजन में हम ना आए। दूसरी आपने बात की कि हम कम्युनिकेशन, फॉर एग्जांपल अगर बीवी ने ये बात कर ही दी कि तुमने मेरी पर्सनालिटी दबा दी है, तो मेरा ख्याल है अच्छे तरीके से इफेक्टिव कम्युनिकेशन जिसको हम बात करते हैं, बैठ के पूछ लिया जाए कि चलो बीबी बता दो कि किन किन जगहों के ऊपर मैंने तुम्हारी पर्सनालिटी दबा दी है। तो बात करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर यू जस्ट रेज्ड, इज़ द अप्रिसिएशन। हमने शुरू से नहीं देखा अपनी अपब्रिंगिंग के अंदर कि हम किसी को अप्रिशिएट करें। फॉर एग्जाम्पल इन द मॉर्निंग आप जानती होंगी, आप तैयार हो रही थी, मैंने कहा आज आपके बाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, या इफ़ आई एम सेइंग टू यू, तो हमने वो कल्चर ही डेवलप नहीं किया कि जिसमें कि हम अप्रिशिएट करें दूसरों को। तनकीद और सार्कास्टिक टोन और एक नेगेटिव वाइब देना वो कहीं ना कहीं हमने शुरू से सीखी है। तो दिस इज़ द राइट टाइम जहाँ पर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द जेंडर, बी अ ह्यूमन बीइंग, स्टार्ट अप्रिशिएटिंग अदर्स, एनकरेज करें दूसरों की छोटी छोटी एफर्ट्स को। जैसे इन लेडी ने कहा कि मैंने अपने मियाँ की बीमारी के बाद अपने बिजनेस को संभाला, तो लेग पुलिंग ना करे बल्कि उनको सपोर्ट सिस्टम दे। तो ये जो 3 फैक्टर्स हैं कि कंपैरिजन नहीं करना, कम्युनिकेट करना और अप्रिशिएट करना। अच्छा, ये जो आयशा, ये जो लेग पुलिंग वाला फैक्टर है, हम अक्सर अपने इदारों में भी देखते हैं, अपने घरों में भी देखते हैं, हमारे आसपास जो लोग
हैं, जैसे कि हमने अपने पड़ोसनों की बात की, मासियों की बात की और बहुत सारे लोगों की बात की, तो ये जो लेग पुलिंग सिस्टम है जिन पर अक्सर हम अपने साथ होते हुए बहुत सारी चीज़ें देख रहे होते हैं, वो भी अपने इशारों पर लोगों को नचाना चाहते हैं। जो लेग पुलर्स होते हैं, इनका मुकाबला कैसे करें, आइडेंटिफाई कैसे करें कि मेरे पीछे ये साजिश हो गई है, अब मैं क्या इसको कैसे कन्फ्रंट करूं, चाहे वो घर हो चाहे वो आपकी वर्क प्लेस हो। जी देखिए, जी चाहे वर्क प्लेस हो, हर जगह जब भी कोई काम करता है, मैं आई वॉज टॉकिंग अबाउट थॉमस, ये वो आदमी था जिसने बल्ब बनाया था, 1093 पेटेंट्स बनाए थे। तो आपको क्या लगता है कि जब उसने कहा था कि मैं कांच में से रोशनी पैदा करूंगा, तो उसकी अम्मी अब्बू ने या उसके रिश्तेदारों ने कहा होगा शाबाश बेटे, जल्दी जल्दी जाओ, वेरी गुड, दे मस्ट हैव लाफ्ड, हंसे होंगे, मजाक उड़ाया होगा, बट दैट मैन केप्ट ऑन वर्किंग एंड वर्किंग। आज हमारे घरों में जो मीटर लगा हुआ है जिससे बिजली कैलकुलेट होती है, वो पेटेंट उसका बनाया हुआ है। ये जो हम बैटरी चार्ज करते हैं, वो पेटेंट उसका बनाया हुआ है, और किस तरह से उसने काम किया होगा। इतनी सारी मिसालें हैं। देखिए, ये कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात कर रहे हैं जो अभी रुकैया ने बात की, अहमद साहब ने, मिसेस बिलाल ने। कॉग्निटिव डिसोनेंस इज एक्चुअली ये तजाद है, कॉन्फ्लिक्ट है, इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। ये खानदानों की अपनी रिवायात में भी होता है। जैसे मैम भी अभी बात कर रही थी कि जो कंपैशन है ना, दैट्स एन इमोशन। जो ह्यूमन माइंड है वो 20% कॉग्निशन है और 80% 80% इट्स इमोशन। हमारे यहाँ क्या होता है कि एक गरीब मुल्क है तो हम कॉग्निटिव लिटरेसी के तो पीछे बड़ा भागते हैं। बच्चे की यूनिवर्सिटी भेजा, उसको डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, दैट इज 20% उसकी लिटरेसी। और इमोशनल लिटरेसी हुई नहीं, वो बिल्कुल ही इलिटरेट है, उसमें बैठा हुआ है। तो क्या होता है कि जी आपके एक अस्पताल में डॉक्टर्स और वकला मिलके लड़ाई करने लग जाते हैं। अब कोट पहने हुए हैं, टाइयां लगाई हुई हैं, बट इमोशंस आर कंप्लीटली इलिटरेट। तो व्हाट हैपेंस कि बिकॉज ऑफ दो सैड एंड नेगेटिव इमोशंस इसकी आप बात कर रही हैं, वो इमोशनल लिटरेट नहीं है ना। वो नहीं देखते कि लड़की इतनी प्यारी है, इतनी कोशिश करी है, इतनी मोहब्बत से मेहनत से आगे आ रही है। वो देखते हैं कि बस जो हसद है, जलन है, जो उनकी ये इमोशंस है ना, इलिटरेट इमोशंस। आप अजीब सी बात है कि इसी तरह सूटेड बूटेड पढ़े लिखे हमारे जैसे लोग गुस्से में आके कत्ल भी कर देते हैं। एंड यू नो देन यू कीप ऑन केस, आप स्टडी लेते हैं, फिर हम उसके ऊपर, जब मैं लॉ एनफोर्समेंट में जाती हूँ, पाकिस्तान नेशनल पुलिस एकेडमी में, FI हेडक्वार्टर्स में, तो पढ़े लिखे लोग, बाहर से आए हुए लोग, मैं आपको क्या क्या चीजें बताऊं कि जी साहिवाल के गांव में जाके एक आदमी सऊदी अरेबिया से आया, अच्छे पैसे कमाने वाला, उसने बीवी को, साली को, उसकी माँ को और बच्चों को, साली के बच्चों को कमरे में बंद करके आग लगा दी। आई मीन थिंक अबाउट इट। पढ़ा लिखा, समझदार, जस्ट आउट ऑफ इमोशंस। तो जो इमोशनल लिटरेसी है ना, आई वुड रिक्वेस्ट फ्रॉम योर प्लेटफॉर्म, अल्लाह ने आपको एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है, उसके ऊपर भी प्रोग्राम करें। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। और चीज़ें मैं डिस्कस करना चाह रही थी, आप उस पर भी बात करिएगा। साथ साथ बड़ा बहला फुसलाकर, बड़ी मोहब्बत के लिबादे चढ़ाकर जो है ना, अपनी जेलसीज को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को आप इस्तेमाल करते हैं कि जनाब मैं तो तुमसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारा सिंसियर हूँ, मैं तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहता। लेकिन जब अगले फेज में जब हम उसको देख रहे होते हैं, तो वो उसका जो कहते हैं ना, तस्वीर का दूसरा रुख या दूसरा चेहरा, वो ये होता है कि वो उसको इस्तेमाल कर रहा होता है, उस शख्स को, या उसकी टांग खींची जा रही होती है, या जो है ना उसको ख़राब करने के लिए जो है ना सारी प्लानिंग हो रही होती है। तो ये फैक्टर ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इसके पीछे, इसको हम बोलते हैं, टेक्निकल टर्म हम साइकोलॉजी में यूज करते हैं, प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब है कि आप अपने अंदर की जितनी फीलिंग्स, इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्सेस या जितना एहसास कमतरी होता है, वो दूसरे पे प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। चूंकि हम वो बिटर होती हैं चीज़ें, तो उन्हें शुगर कोटेड चीज़ों में। और हमेशा याद रखें, यहाँ पर मैं एक टिप देना चाहूँगी फ्रॉम द काउंसलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, कि ऐसे लोग जो होते हैं, वो ऐसे लोगों को ज़्यादा पकड़ते हैं जो वीक होते हैं, हु ईजिली गेट इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम अदर्स, जो कि दूसरों की बात में फौरन आकर वो करना शुरू कर देते हैं, और वो ऐसे लोगों को ज़्यादा पकड़कर उनको इन्फ्लुएंस करते हैं। तो मैं फिर ये कह रही हूँ कि अपनी खुदारा शॉर्टकमिंग्स, अपनी वीकनेसेस इस तरह से इजीली प्रोजेक्ट, क्योंकि जब आप 100 लोगों से अपनी प्रॉब्लम्स और अपनी चीज़ें शेयर करते हैं ना, मैं फिर ये कहती हूँ, अगर आपको आंख से रिलेटेड मसला है तो यू नीड टू गो टू द आई स्पेशलिस्ट। अगर आपको दांत का मसला है तो यू नीड टू गो टू द डेंटिस्ट। अननेसेसरीली आप लोगों के साथ बैठ के बातें मत करें, क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा वर्क प्लेस के ऊपर या घरों में या इर्द गिर्द नेबर्स में बात करते हैं, तो
तो somehow आप अपनी वीकनेसेस दूसरों से शेयर कर रहे होते हैं। जब आप वीकनेसेस शेयर करते हैं ना तो दूसरे को एक पॉइंट मिल जाता है कि दिस इज द इजी टारगेट, ही और शी इज द इजी, एंड दिस इक्वली अप्लाइज ऑन द मेन टू। मैं अभी तक खवातीन के हवाले से बात हो रही है, आदमियों में भी ये चीज़ मैंने देखी है, आदमियों की भी पर्सनालिटीज़ और वो ईजिली इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं कि घर में या वर्क प्लेस ने किसी कह दिया कि नहीं यार बीवी को ऐसे कंट्रोल करना है, माँ ने कह दिया नहीं तुम्हें बीवी के साथ ऐसे करना है, या तो उनको भी थोड़ा सा ज़रा ये चाहिए कि अपनी आंखें खुली रखें। और जहाँ हम काउंसलिंग औरतों की बात कर रहे हैं हर चीज़ में, मर्दों की काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ आप मर्दों की भी काउंसलिंग इस चीज़ में कि आपने अपनी सोसाइटी में और अपने इर्द गिर्द सब लोगों को लेकर चलना कैसे है। बिल्कुल ऐसे ही है, घरों में हमारी जो सूरत हाल है जिस पर हमने तफसील से भी बात की, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, क्विकली कंक्लूजन की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो। रमशा, मैं सबकी बातें सुन रही थी और मैं सोच रही थी कि मुझे अभी कुछ कहना है ज़रूर। तो मेरी समझ में जो ज़्यादा बात आ रही है और मेरे तजर्बे के मुताबिक जो बात है वो ये है कि हम शुरू से जब बच्चा 1 साल का होता है ना तो वो रेड़ना शुरू करता है, पंजाबी में हम कहते हैं। तो जब गिरता है तो हम एकदम डर जाते हैं, हमें चाहिए कि उनको कहे कि उठो, खुद से उठो, ताकि उन्हें उसमें खुद एतमादी आए बच्चे में शुरू से। चीज गिरे तो उठाओ इसको उठाओ, हाँ करके जब बच्चे को पढ़ते हो तो बच्चा बेचारा डर जाता है, तो उसमें वो चीज नहीं आती। कॉन्फिडेंस हम खुद बच्चे को डराते, ओए बहू आ जाएगा सो जाए, ओ बिल्ली आ रही है सो जाए, जिन आ जाएगा सो जाओ। तो इस तरह से बच्चे को हम जब करते हैं तो बच्चा वो समझता है कि अब हमें पूछना है कि क्या करना है। तो बच्चे को रोटी बना के देना, फीडर पिला देना या उसको खाना देके स्कूल भेज देना ये नहीं है। आप अपने बच्चे से मशवरा करें, उससे भी पूछे ये बैग पसंद है, ये चीज़ पसंद है, चलो ये तुम्हारी पसंद की ले लेते हैं, ये अपनी पसंद की ले लेते हैं। इसमें शुरू से बच्ची या बच्चे में ये चीज़ अवेयरनेस शुरू से आ जाएगी, ये मतलब माँ के जरिए आ जाएगी, वो विल पावर तमीज़ भी आ जाएगी ना, अच्छे बोले की तमीज़ आएगी और उसमें विल पावर एक ऐसी आ जाएगी कि उसको खुद से काम करना शुरू हो जाएगा। जब वो खुद से काम करेगा तो आहिस्ता आहिस्ता अपने फैसले करेगा कि मुझे ये बनना है। नहीं तो हम बच्चे के दिमाग में डालते तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें टीचर बनना है, वो वहाँ पे अपना दिमाग समझ जाता है, उसको फिर नहीं समझ में आ रही होती तो वो फिर शुरू से लेके एंड तक बच्चा मशवरे करता है। आयशा, आप कैसे कंक्लूड करती हैं इन सारी चीज़ों को, किन से मशवरा करें, क्या करें, दूसरों के इशारों में जो लोग नचाने की कोशिश करते हैं उनके लिए क्या कहेंगी? जी, मैं डॉक्टर साहिबा ने बड़ी अच्छी बात की कि जिसने अपने राज की हिफाजत की, द डिटेल कहते हैं ना, डेटा आपने अपना किसी को नहीं देना। इसके ऊपर 2-2, 3-3 दिन के सेशन होते हैं। जितना हम डेटा देते हैं, आई टीच इवन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स कि आपका जो ज़ाती ज़िंदगी है उसकी जितनी डिटेल आपकी काम की जगह पे कम पता हो उतने ही आप ताकतवर हो जाते हैं, और जितनी ससुराल में कम पता हो, घर की बहुत पुराने ज़माने में मिरातुल अरूस लिखी गई थी, उसमें जगह जगह था कि जी इधर की बात उधर ना की जाए, उधर की बात इधर ना की जाए। जो ज़बान है ना वो बड़े बड़े जुमले इस पे कहे गए कि उसी के ऊपर बादशाहत मिलती है, उसी पे इंसान फ़कीर हो जाता है। इसकी बड़ी हिफाजत करनी चाहिए। सेकेंड टिप आई वुड गिव यू, किताबें इस पे लिखी गई कि वी बिकम जस्ट लाइक आवर फ्रेंड्स। जितने जो 5 लोग आपकी ज़िंदगी में ऐसे हैं अगर जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, हम अगले 10 साल में उन्हीं की तरह बन जाते हैं। तो प्लीज़ पिक अप योर पीपल लाइक योर ज्यूल्स, डेकोरेशंस, अपने मोतियों की तरह लोगों का इस्तेमाल करें, अच्छी सोबत इख्तियार करें, ज़्यादा ना करें। हम सबको ना सिर्फ इंडिविजुअल बल्कि पूरी बतौर कौम ये ज़रूरत है कि बंद करें और जो ना अपनी जो वीकनेसेस उनको ना शो करें और जो ना अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। यहाँ पर वक्त ख़त्म हो गया प्रोग्राम का, आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए सवेरे पाकिस्तान, हमें अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।